एक कामयाब माशरे की तश्कील औरत के बगैर नामुमकिन है। सहरी साहिबा, पाकिस्तान के पास IMF से कोई इन्हराफ नहीं है। ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तुर्किया हमारा देरीना दोस्त, हमारा पक्का दोस्त। हम लोग हर साल अपनी जो गाड़ी बनाते हैं वी ऑप्टिमाइज। मैं सैरिश के लिए भाई एक ऐसी अनोखी चीज देखने ला रहा हूँ, धमाका मचा, जिससे बाजे की आवाज ना आए। सवाल ये होता है कि उनको कंट्रोल करना नहीं है, उसका क्या करें। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान, जो कि छुट्टी के बाद तशरीफ़ लाए और काफ़ी फ्रेश दिख रहे हैं। आज बुध का रोज़ है, इनको ज्वाइन मुझे कल करना था लेकिन ये आज आए हैं। मैं माजरत खा हूँ जी, और कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से इंसान नहीं अपने कमिटमेंट पूरे कर पाता, लेकिन उन मजबूरियों से दूर रहने के लिए और उन मजबूरियों का अजाला करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं करने के लिए सहरिश। जैसे कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कोट ऑफ द डे से, तो आज की जो अच्छी बात है सबसे पहले उस पर आ जाते हैं, यानी कोट ऑफ द डे। माह आज़ादी का जो है वह आगाज़ हो चुका है और इसी मुनासिबत से हम आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कॉल से ही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला और एक किस्म की दुश्मनी जो है वो है। दोनों से ज़्यादा ताकतवर एक तीसरी ताकत भी है और वो है औरत की, यानी एक कामयाब माशरे की तश्कील औरत के बगैर नामुमकिन है। सहरी साहिबा, बिल्कुल जनाब, और पता नहीं क्यों हमारे जो आजकल के मर्द हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, और अल्लाह की कसम जो सिचुएशन है ना, वैसे कसमें खानी नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग इस दौर में भी पत्थर के दौर वाली कुछ हरकतें करते हैं कि वही खवातीन पर जुल्म, ससुराल में जुल्म, और जो इस्तेसाल उनका होता है, और सारी बातें छोड़ें। अभी रिजवाना केस देख लेना, बच्ची है, खातून, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस पे आना चाह रहा था। हाँ। आप देखें एक छोटी सी बच्ची के साथ जो है ये हुआ है, फिर राह चलती औरतों के साथ, जो खवातीन के साथ पाकिस्तान में एक माहौल निकला हुआ है। कल भी जो है वो समनाबाद में एक ऐसी जो है गलीज हरकत एक शख्स ने की है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है। तो मैं तो ये कहूँगा जी कि अगर मेरी भी बेटी होती तो भी मैं यही कहता, और जिनकी भी बेटी है भाई, सबसे पहले आप उन्हें पढ़ाएं और दूसरा उन्हें सेल्फ डिफेंस की तालीम अभी से देना शुरू कर दें, क्योंकि माँ ही होती है जो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती है। तो जनाब इसी अच्छी की बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे बड़ी खबर। हुकूमत के जाते जाते मुश्किल फैसले, पेट्रोल और डीजल की कीमत में यकमुश्त 20 रुपए इजाफा, अवाम, ताजिर सब नाराज। वज़ीर आज़म जानते हैं कि इलेक्शन में जाने से पहले इस तरह के इक़दाम नून लीग को सियासी नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में बदतरीन तशद्दुद का शिकार रिजवाना की लाहौर के अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग जारी। बिगड़ती हुई हालात, पूरी कौम कम सिन मुलाजमा की सेहत याबी के लिए दुआ गो। मुबैना मुलजिमा की जमानत में मजीद तौसी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। पाकिस्तानी तलबा के दुनिया भर में चर्चे। नस्ट फार्मूला टीम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। फार्मूला चैंपियन में कॉम्पिटिटिव डिज़ाइन का एजाज़ अपने नाम कर लिया, और काबिल तलबा की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। और कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक हमाद हादी ने साबित कर दिखाया। तीसरी बार स्क्रैबल चैंपियनशिप में टाइटल अपने नाम कर लिया। फखरे पाकिस्तान से आज मुलाकात होगी दुनिया बोल है में। तो ये जनाब थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और आपकी मुलाकात बड़े ज़बरदस्त मेहमानों से भी होगी। और अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं, और अनडाउटेडली जो कल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं उस पर अवाम ने बिलबिला उठे हैं। काफ़ी उस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, तनकीद की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सोशल मीडिया सारिफीन खफा नज़र आ रहे हैं। और मुझे तो इस बात पे फ़हीम गुस्सा आया कि आपको थोड़े दिनों पहले पता है कि पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से हड़ताल की धमकी दी गई थी कि जनाब हम तो नहीं देंगे। अब क्यों नहीं हड़ताल करते? वैसे अब एक सिंपल स्टेटमेंट आ गया है कि भाई हम बिल्कुल इसको अवाम के साथ ज्यादती करार देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस इतना सा। अब कोई धमकी नहीं, अब कोई सूली मौक़िफ़ नहीं, अब बस ठीक है, क्योंकि इनका तो फ़ायदा हो रहा है। अवाम की जानिब से जो है ना उनके लिए शेर है कि जी बोलते क्यों नहीं, मेरे हक में आबले पड़ गए ज़बान में क्या। बिल्कुल ये मसला जो है वो उनके साथ हो चुका है। लेकिन खैर अच्छी बात की तरफ देखना चाहिए कि अगर हुकूमत चाहती तो वो 20 रुपए भी बढ़ा सकती थी, लेकिन
₹19.95 बढ़ाए हैं, 5 पैसे की अभी भी बचत है। और देखिए बहैसियत अवाम इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को भी बहुत ही मुश्किलात का सामना अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसमें, बल्कि मैं चाहूंगी कि हमारी रहनुमाई करें इस वक्त माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं चाहूंगी कि जरा आप हमें थोड़ा सा बताइए कि हकाइक हैं क्या। कहा यह जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी है, एक वजह तो ये है ही, दूसरा जो हमारा रुपी डीवैल्यूएट हुआ है, जो रुपए की कदर में कमी है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत संभाला गया, वरना कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी जो कि नहीं बढ़ाई गई। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ओवरआर्चिंग वजह यह है कि आप IMF के एक प्रोग्राम में हैं। IMF के प्रोग्राम में होते हुए आप कोई नई सब्सिडी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो आपको कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ गुड्स पास थ्रू करनी है टू द कंज्यूमर। सो इसकी जो कॉस्ट है वो यूं बनती है कि पिछले 15 दिन में 10 से 12% जो बढ़ी है वो इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है, पर इसके साथ साथ 3 से 5% आपके रुपए की कदर जो है वो कमज़ोर हुई है। इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएं तो सारा जो इम्पैक्ट है वो पास थ्रू आपको किया गया है। और अभी भी देखें आप तो पूरा इम्पैक्ट जो है शायद पास थ्रू नहीं किया गया, और कीमतें अगर यही रहीं तो शायद हमें फिर रद्दोबदल करना पड़े 15 दिन बाद। अच्छा, ये डॉक्टर साहब 15 दिनों के बाद यानी कि फिर हम एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि देखिए अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर है उनका रुपया दीगर ममालिक का तो इस तरह डेप्रिसिएट नहीं हो रहा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा जो हमें पड़ रहा है। लेकिन अगर ये जरा सी और बढ़ी तो हमें तो अच्छे खासा मतलब पे करना पड़ेगा। और आपको पता तकरीबन 400 के करीब अशरफ खुरनोश हैं जो कि जुड़ी हुई हैं पेट्रोल के साथ, तो महंगाई का तो एक तूफान आ जाएगा। तो जो हमारा इस वक्त CPI जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, जिसको आप जनरली जानते हैं कि 29% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर, सो उसमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 1.45% का आएगा जो अभी कीमत बढ़ी है, प्लस एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट चाहे आप ट्रांसपोर्ट पे कहें जिसके खर्चे बढ़ेंगे। आप एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि इससे एक बिजली की कीमत में भी तब्दीली आती है, और वो तब्दीली ये है कि आपके पास एक हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आता है। तो वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसमें सबसे बड़ी तब्दीली इन्हीं कीमतों की वजह से आती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपने देखी। फिर जो लोग अपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉन्गर टर्म होती है, यानी कि कराची से अगर आप अप नॉर्थ जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं, मैं फिर बार बार कहता हूं पाकिस्तान में वो जो जिनको एनर्जी प्राइसेस कहते हैं, जिनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है और गैस है, इसका एक चूंकि इम्पैक्ट है आपकी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में। इस पूरे एनर्जी सेक्टर को ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा, वरना ये अगर हम कोशिश करें कि किसी तरह ये कीमतें कम हो जाएं, वो तो तभी हो सकती थी कि हम अपनी इकोनॉमी को किसी और तरह चला रहे होते और रुपए की कदर कोई मुख्तलिफ होती, और हम ये जो गाड़ियां हैं उसमें से निकलकर EV पे चले जाते। डॉक्टर साहब, ये तो आपने वो बात की है कि जिसका अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर तो हमारे पास कोई हल है नहीं, लेकिन मैं एक बड़ा ही बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आवाम के लिए भी और अपनी इसलाह के लिए भी। जब भी पेट्रोल में कीमत बढ़ती है, हुकूमत को जो है वो हम पूरी आवाम मिल के लान तान शुरू कर देती है कि ये हुकूमत ने किया है या ये वज़ीर आज़म ने किया है, वज़ीर ख़ारजा ने किया है, ये पैसे इनकी जेब में तो डायरेक्टली जा नहीं रहे हैं। इसे बढ़ाना इनकी मजबूरी, ये हम IMF के प्रोग्राम में आपने ये बताया, एक तो इसलिए हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे, और दूसरी इनकी वजूहात क्या होती है, क्योंकि जब रशिया से तेल आने की बात हुई थी तो हमें पता ही चला था कि बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब से रशिया से तेल आना शुरू हुआ है इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और उसके बाद से ही महंगा होने शुरू हुआ है। तो देखिए, मैं फिर गुजारिश ये करूंगा कि एक तो हमने इंटरनेशनल प्राइसेस की बात की, रुपए की कदर की बात की, फिर एक 55 रुपए PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, 17-18 रुपए % GST है। ये सब चीज़ें इस पूरे इकोसिस्टम को बनाती हैं जिससे कीमत बन रही है। सो इसको समझिए, अगर हमने मुल्क में इन चीज़ों की कीमत को अब दुरुस्त करना है, तो अगर मैं कोई भी और बात करूंगा तो गलत करूंगा, कोई और अगर ये बात कह भी रहा है तो गलत कह रहे हैं। बात सारी ये है कि हमें अपने बेसिक्स जो हैं वो ठीक करने हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होती,
और इतनी होती कि आप IMF को ये कह सकते कि हमारी तो डायरेक्ट टैक्सेशन ही इतनी ज़्यादा है कि हमारा टैक्स टू GDP ठीक हो गया, हमें PDL की मद में, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 55 रुपए नहीं लेने, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लैंड क्रूजर वाला भी दे रहा है और रिक्शे वाला भी दे रहा है। तो आप 55 रुपए पेट्रोल की कीमत को तब्दील कर सकते थे। इसको समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अब वो वक्त आ गया है कि अगर हम कीमतों की तब्दीली करेंगे या छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। ये बात उस पूरे इकोसिस्टम की है, ये बात उस पूरे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की है जिस निज़ाम में हम मुल्क को चला रहे हैं। इस निज़ाम की तब्दीली, इकोनॉमिक गवर्नेंस की तब्दीली ही इसको ठीक करेगी। ये चीज़ें जो अभी आपको गिनवाई, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे एक बात बताइएगा, अभी चूंकि हम एक IMF की कंडीशंस में फंसे भी हुए हैं और ये जो मुआहदा अभी हुआ था स्टैंड बाय के तकरीबन 8 से 9 महीने के लिए है, दैट मीन्स कि 8-9 महीने तो हमें बिल्कुल सब्सिडी मिलने वाली नहीं है। इस 8-9 महीने के बाद टोटली चीज़ें चेंज होंगी, गवर्नमेंट बदल जाएगी, केयर टेकअप सेटअप तो जाहिर है वो कुछ भी करें वो तो आंसरेबल ही नहीं होंगे, वो सिलेक्टेड लोग होंगे। आगे आने वाली हुकूमत के लिए मामलात को संभालना खास तौर पर मुआशी कितना मुश्किल लग रहा है? अगर आप मेरे 14-18 माह के जो वेबिनार्स हैं या प्रेजेंटेशंस हैं वो देखें तो मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF से कोई इनहराफ नहीं है। ये 9 माह के बाद भी पाकिस्तान के पास IMF से इनहराफ नहीं है। ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपको एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जो केयर टेकर्स हैं उनको ये मैनेज करना है कि इस तरह की चीज़ें जो डे टू डे हैं और जिनकी कीमतों की तब्दीली से हमारा जो ओवरऑल फ्रेमवर्क IMF के साथ तय है वो हैज़ टू स्टे ऑन ट्रैक। आने वालों के लिए जो है वो आप कहें कि अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं आएंगे तो शायद इकोनॉमी को चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उससे मेरा क्या मतलब है? उससे मेरा ये मतलब है कि उन्होंने IMF के रिव्यूज़ कराने हैं करंट प्रोग्राम के। याद रखिए हम IMF के एक प्रोग्राम से आ रहे हैं जो हमने इनकम्प्लीट छोड़ा, हम उस इम्तहान में पास नहीं हो सके। हमने कहा दोबारा इम्तहान ले लीजिए, आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में चले गए, इसको कंप्लीट करना है। इसमें ये सारी शराइत शामिल हैं जिसमें बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम की। डॉक्टर साहब एक हफ्ता बाकी है, एक हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट चली जाएगी, एक केयर टेकअप सेटअप आ जाएगा। क्या ऐसा कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकती या फिर ये बात हो जाए IMF के साथ कि हम ये पेट्रोलियम जो मसनूआत की कीमतें उनके फ्लक्चुएशन आती है, इसमें कोई ऐसी पॉलिसी रखी जाए कि एटलीस्ट अवाम इस तरीके से मुतासिर ना हो। हर 15 दिन के बाद एक बिला वजह का खौफ होता है कि जनाब पता नहीं क्या बॉम्ब गिरेगा, फिर वो जो इन्वेस्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं जो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो अलग परेशान होते हैं, ट्रेडर्स का वावेला मच जाता है। इसको कैसे ठीक किया जाए? तो आपने ये बात अच्छी रखी है। ये अगर आपको याद हो तो पहले और जब हम ये काम किया करते थे तो हम इसको मंथली बेसिस पे तब्दील करते थे, फिर इस फॉर्मूले को चेंज करके 2 वीकली बेसिस पे ले आए। आई थिंक कि शायद मंथली ही बेहतर था, इसलिए कि उससे ज़रा स्मूदन आउट हो जाती थी ये जो प्राइसेस थी और हर 15 दिन बाद ये खौफ नहीं होता था। बट इन दी एंड तो ये तब ठीक होगा कि हमारी रुपए की कदर जो है वो हमारी पैदावारी सलाहियत की वजह से बेहतर होगी। तो ये जो इस वक्त आपका ड्रॉप आ रहा है बिकॉज ऑफ दी रुपए की कीमत या जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आ रहा है, इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, फिर ये तब ठीक होगा कि हमारे पास इस वक्त आप हैरान होंगी इस बात को सुन के कि सिर्फ जो 70 से 75% फ्यूल है वो इम्पोर्टेड है। हमारा अपना फ्यूल जो है वो 25 से 30% है जो रिफाइनरीज काम करती हैं। तो हमें अपनी इंडिजिनस पाकिस्तान में रिसोर्सेज देखने हैं। अब माइंस एंड मिनरल्स पे कुछ काम शुरू हुआ है, पर गैस के रिसोर्सेज देखने हैं, हमें एनर्जी के रिसोर्सेज देखने हैं। अब पाकिस्तान की 25 करोड़ की जो आवाम है ना, उसको संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल तब्दीलियां करनी पड़ेंगी इन द वे वी आर रनिंग आवर बिजनेस। अदरवाइज ये तकलीफ लोगों पे बहुत है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत है। लोगों को 6 महीने ये रियलाइज करना है कि ये तकलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि तकलीफ बहुत है, सहरिश वाकई तकलीफ बहुत ज़्यादा है और इस तकलीफ से निकलने के लिए आने वाली हुकूमत की तरफ देखना बिल्कुल ऐसे है कि आप इस वक्त
किसी पर भी भरोसा करने की पोजीशन में नहीं है। और उसकी वजह बिल्कुल सही बताई है डॉक्टर साहब ने कि हम IMF के एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे में जाएंगे, ये हमारी मजबूरी बन गया है। लेकिन सर ये है कि आगे आने वाले वक्त में जो केयर टेकअप सेटअप है वो तो खैर जाहिर है मजबूर होंगे, लेकिन जो नई हुकूमत बने वो इस पर यकीनी तौर पर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जो अगले कई सालों तक फिक्स रहे, कि अवाम को पता हो कि कुछ रद्दोबदल नहीं होने वाला। डिपेंड करता है कि IMF उनके ऊपर इतना भरोसा करेगी तो ये हो सकेगा, क्योंकि इस मरतबा तो IMF ने भी मना कर दिया था कि जी सानू की खैर थी। पाक बहरिया से जो है वो बड़ी एक अच्छी खबर आ रही है कि जी पाक बहरिया में PNS तारिक की शमूलियत की तकरीब आज कराची में होगी। तुर्किया की मदद से तैयार किए गए अस्करी मकासद के लिए तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज को तुर्किया की मदद से तामीर किया गया है। तुर्किया की नायब सदर जहाज की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा भी सरकारी दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आ जाएंगे। जनाब बड़ी अच्छी खबर है ये, और तुर्किया हमारा देरीना दोस्त, हमारा पक्का दोस्त, जिनकी मदद से ये काविश हुई है और आज ये तकरीब मुनक्किद हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सलमान अबान नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस तकरीब में कौन कौन शरीक होगा, तैयारियां क्या की गई हैं। सलमान बताइएगा। आज बिल्कुल तकरीब की अगर बात करें तो तकरीबन 10:30 बजे का वक्त हमें बताया गया है कि 10:30 बजे के करीब ये तकरीब शुरू होगी कराची शिपयार्ड में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे और उसके अलावा तुर्की के नायब सदर जो हैं खास तौर पर इस तकरीब के लिए पाकिस्तान आए हैं, कराची पहुंचे हैं और वो दोनों शख्सियात मिलके PNS तारिक को लॉन्च करेंगी। PNS तारिक की अगर बात करें तो पाकिस्तान में और तुर्की के जो ताउन से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ताउन दोनों ममालिक के दरमियान डेवलप हो रहा है और आज की जो लॉन्चिंग है पाकिस्तान और तुर्की के स्ट्रेटेजिक ताउन की एक बड़ी खूबसूरत और एक बड़ी मजबूत अक्कासी करती है। PNS तारिक जो है बुनियादी तौर पर मिल्जिम क्लास जहाज है, जिसे पाकिस्तान में बाबर क्लास भी कहा जा सकता है और ये सिलसिले का चौथा और आखिरी हैवी कॉर्वेट है जो कि पाकिस्तान जो है आज इसको लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च करने के बाद इसके सी ट्रायल्स होंगे और सी ट्रायल्स के बाद ये पाकिस्तान नेवी के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएगा। दोनों मुल्कों ने ये बड़ी ज़बरदस्त तकरीब होगी और सभी मुंतज़िर हैं इसके। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अवान, आपने में डिटेल से आगा। और अब हम जनाब शहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करेंगे। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही जहांगीर खान का मैं जिक्र करूंगी जो कि बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। उन्होंने शहादत को गले लगाया। उनकी यादें ताज़ा करते हैं, रिपोर्ट देखिए। सुन सखिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के। ये जो 9 मई में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्यों मैं भी एक शहीद का बाप हूँ। मुझे भी एक एहसास है, बेटे का दुख का एहसास है। जो जिन लोगों ने ये काम किया, तस्वीरें जला दी है, शहीदों का बेहरमती की है, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं था। मेरा भी दिल देखता है ना, मैं भी एक शहीद का बाप हूँ, तो अच्छा नहीं किया इन लोगों ने ये। और मैं हुकूमत की ये दरख्वास्त करता हूँ, इसमें जिन लोगों ने ये काम किया है तो उसकी सख्त से सख्त सज़ा दे। मैं किसी काम में जा रहा था तो रास्ते में मुझे इत्तला मिला तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तो इस वजह से मुझे तो भी बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बात से मैं खुश हुआ या हमारा बेटा शहीद हो गया। हमारा अपने बेटे पर फ़ख्र है कि वो शहीद हो गया अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने परचम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा शहीद मोरे माँ और जो पदे खुशहाल नमक तपारे जान दा शहीद को फलावल द कोर दगा वरमानो چې لکه موږ خپل کور کې اوسېږو پردی کور دی زموږ ډېر خفه وو موږ دغه اسره و نور اسره هم نشته دی دا زموږ مشر زوی و बहुत सच्चा और ईमानदार था और बहुत बहादुर भी था। वो हम सब बचपन में खेलते थे और उसका बचपन से यही शौक़ था कि मैं आर्मी में चला जाऊं और इस मुल्क के लिए कुछ करूं और इस मुल्क में मैं अपनी जान कुर्बान करूं। और आज हमारे फैमिली में, ख़ानदान में सब उस पर फ़ख्र करते हैं कि वो शहीद हुआ है, इस मुल्क के लिए उसने अपनी जान दे दी। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। ये जितने भी शौहदा हैं इन्हीं की वजह से हम घर में सुकून से सोते हैं नाजरीन, और इन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से हम इतने पुरसुकून और पुरअमन हैं।
प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, इंशाल्लाह मिलते हैं वक्फे के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, नस्ट के स्टूडेंट्स हैं और दोनों ने जनाब कॉन्सेप्ट फार्मूला कार तैयार किया है। फ़हीम और अब्दुल्ला इस वक्त मेरे साथ है, अब्दुल रहमान, इसके अलावा मुबश्शिर, ये दोनों जनाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम फार्मूला 1 के ऊपर कोई मीम ना बनने दें। बिल्कुल, मीम मेरी भी कोशिश यही है क्योंकि खवातीन को अमूमन इस बारे में नॉलेज भी कम होता है, क्योंकि लड़कों का ही शौक होता है फार्मूला कार्स का, रेसिंग कार्स का, तो उनको ज्यादा नॉलेज होती है कि क्या चक्कर। कवर ना करें सहरिश, आप लोग कंपटीशन में आ गए हैं, अब कोई मर्द और औरत का फर्क नहीं रहा है स्पोर्ट्स में। इंशाल्लाह कोई मीम नहीं बनेगा। अच्छा, स्क्रैबल खेलती हैं आप? स्क्रैबल एक ऐसा गेम है जिसके अंदर हुरूफ की मदद से लफ्ज़ों को तरतीब दिया जाता है, यानी एक अल्फाज से दूसरे लफ्ज़ को किस खूबसूरती के साथ मिलाया जाता है। ये एक दिखने में तो बड़ा ही आसान सा काम लगता है, लेकिन जब आप खेलने बैठते हैं तो 4-5 हरूफ के बाद से आप थक जाते हैं। पर हम्माद हादी एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान में स्क्रैबल चैंपियनशिप के तीसरी बार चैंपियन बन चुके हैं, और हम्माद हादी साहब की मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी हम्माद, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आई थिंक सो इस गेम के लिए आपके पास वोकैबुलरी का एक जखीरा होना चाहिए, तो फिर आप जनाब उसी तरह से परफॉर्म करते हैं और खेल लेते हैं। और आप तो माशाल्लाह चैंपियन, और एक बार की नहीं 3 बार करते क्या है, कमाल कैसे करते हैं आप? That's true, vocabulary is the key here। और मैं भी जो है वो डिक्शनरी लेकर शुरू में जब खेलना शुरू किया था और डिक्शनरी लेकर बैठा रहता था, पूरा वक्त डिक्शनरी चाटता रहता था, और उसके बाद काश आज के बच्चों में भी ये जज्बा पैदा हो जाए कि वो बजाय इसके कि वो टिकटॉक्स बनाएं, वो वोकैबुलरी टिकटॉक्स के जरिए भी आप इस्लाह ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। मतलब आपका भाई बैठा है ना, आपको बताएगा कैसे बनती है अच्छी टिकटॉक्स। खैर अभी जो है वो वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो वाकई सहरिश ने बहुत ही खूब कहा कि वोकैबुलरी की बड़ी शदीद ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपके पास लफ्ज़ ही नहीं है तो आप क्या बनाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस चैंपियनशिप में जो आपने ये जीती है, आपके मद्दे मुकाबिल कौन थे और जिन्हें हरा के आप वर्ल्ड चैंपियन बने? तो इसमें जो है वो 22+ कंट्रीज से बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे, अराउंड 40 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे, मोर देन 22 कंट्रीज थे। और जो टॉप कंटेंडर्स थे उनमें वो नाइजीरिया, सिंगापुर, यूएसए, इंग्लैंड और बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस थे। गोरों को हरा दिया सर इन्होंने तो। अच्छा हम्माद, मुझे एक बात बताइएगा, इसमें जो वोकैब यूज होती है वो मतलब किस लेवल की होती है? मतलब अगर आप इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मतलब अब जाहिर है आपको पता है कि अब तो अंग्रेजी के वर्ड्स भी इतने एडवांस हो गए हैं, अब वो पहले वाली अंग्रेजी भी नहीं रही, उसमें इतनी जिद्दत आती जा रही है, तो ये किस तरह मतलब आप तैयारी करते हैं इसकी? ट्रैवल में जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट है वर्ड्स की, उसमें इंग्लिश और बहुत सारे अलग अलग स्पीकिंग लैंग्वेजेस से बहुत सिलेक्टेड वर्ड उठाए हुए हैं, जिस तरह लैटिन, हिब्रू, ग्रीक, कुछ अरबिक वर्ड्स भी हैं इसमें। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट बनाई हुई है, उनमें से आप वर्ड्स खेल सकते हैं, और वो सिर्फ इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा, जिनका ओरिजिन सेम होता है वो वाले वर्ड जैसे आ गए, जैसे कुछ संस्कृत के भी लफ्ज हैं जो कि अंग्रेजी में यूज हो रहे हैं। हमें कोई एक मुश्किल सा ऐसा लफ्ज बताए जो कि हमने कभी सुना ना हो। ऐसा कोशिश करें, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, यकीनन आप कुछ भी बताएंगे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, कभी नहीं सुने। मैं यही कह रहा था कि बहुत आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अंग्रेजी की वोकैब अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जो मोस्टली जो इंग्लिश वो हाई स्कोरिंग वर्ड्स में आते हैं वो AZ आते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। डीमाइथोलॉजाइजिंग एक वर्ड है जो 15 लेटर्स का वर्ड है, जिसका मतलब है कि समझ आई आपको? जो मिथ होती हैं उनको डीमिथ करने को डीमाइथोलॉजाइज। ओ, डीमाइथोलॉजाइज, यानी इसका माइथोलॉजी के साथ कोई जो है वो कनेक्शन है, डीमाइथोलॉजाइज। ये तो समझ आ गया। चले ये बड़ा अच्छा हुआ, ये वाला समझ आ गया भाई हम। हाँ। अच्छा हम्माद, मुझे ये बताएगा, माशाल्लाह से आप इतने मतलब टैलेंटेड हैं और आपका IQ लेवल इतना अच्छा है, तभी आप ये 3 बार के चैंपियन बने। घर में कौन कौन है जिसका इंटरेस्ट है स्क्रैबल में? पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? कौन घर में ज्यादा सपोर्ट करता है पेरेंट्स में से?
ये स्क्रैबल जो है वो इंट्रोड्यूस ही मेरे फादर ने करवाया था। हम 3 भाई हैं, मेरा एक जुड़वा भाई है हसन हादी खान, एक छोटा भाई है हशाम हादी खान, और हम तीनों भाई खेलते हैं। और इवन इस इवेंट में भी हम तीनों भाई ने वो पार्टिसिपेट किया। वेरी गुड। तो स्टडीज कहाँ तक पहुंची हैं आप? और मैं जो है मास्टर्स कर रहा हूँ फिलहाल IBA से डेटा साइंसेज में। मेरा जुड़वा भाई भी मेरे साथ मास्टर्स कर रहा है, छोटा बच्चा है वो 11th में। और स्क्रैबल जो है वो एज अ पैशन पार्ट टाइम। ओह पार्ट टाइम, माशाल्लाह चैंपियन बन गए पार्ट टाइम में आप। सारे ये पार्ट टाइम में चैंपियन बन रहे हैं माशाल्लाह। टैलेंट देखनी है पाकिस्तान का। अच्छा, जो लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, मतलब स्क्रैबल को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं और कदर हद ये एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके मुश्किल हो भी जाता है, पर स्टार्ट करने के लिए बेसिक क्या आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे कि भाई अगर आप स्क्रैबल खेलना चाहते हैं तो किस तरह से खेलेंगे? मुझे याद है एक ज़माने में न्यूज़पेपर में जो है वो स्क्रैबल खेला करते थे हम। तो अब जो है वो स्क्रैबल काफ़ी जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी और इवन पाकिस्तान में भी काफ़ी फास्ट हो गया। और काफ़ी जो है ना मैं इसको ऐसा कहूँगा कि अगर सीखना है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इंटरनेट पे भी सीख सकते हैं। मगर हमारी जो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है जो कराची में मौजूद है, वहाँ पे आप आकर फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी हर फ्राइडेज को, और हर मंथली संडेज को इवेंट्स होते हैं, उसमें आप आएँ। उसमें जो हम ट्रेनिंग भी देते हैं, टिप्स भी देते हैं, और वो प्रॉपर जो है हम बच्चे तैयार करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। सही। अच्छा हमाद, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइएगा। अभी आप IBA से कर रहे हैं मास्टर्स, लेकिन आगे आपके प्लान्स क्या हैं, क्या करना है? प्लान एज एन करियर वाइज तो मेरा प्लान यही डेटा साइंस को परस्यू करने का है। और स्क्रैबल में ये है कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप रह गई है, जो मेन इवेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वो रह गया। जबरदस्त हो गया जी। बस थैंक यू सो मच हमाद, आप हमारे साथ रहे और आपने हमें डीमाइथोलॉजाइज जो है वो वर्ड सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी देखिए भी तलबा है ना, ये माशाल्लाह से मुल्क का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। और हमारे मेहमान भी मुझे पूछा था ना जी क्या आप खेलती हैं? हाँ, मैं अब कभी भी नहीं खेलती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। बच्चों ने मैंने बहुत खेली है स्क्रैबल मोबाइल पे। उसे तंबोला कहते हैं। अच्छा हाँ जी, वो जो बिंगो करके आवाज लगाते हैं ना। तकबिल के मेहमान हैं नस्ट के तलबा जो कि हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। और आपने देखा कि ये एक बार फिर बरतानिया में इंटरनेशनल एक जो कॉन्टेस्ट हुआ था इंजीनियरिंग मुकाबलों का, वो जीत कर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, पहली पोजीशन हासिल कर ली है, अपने नाम कर लिया है। इस वक्त अब्दुल रहमान और मुबशर दोनों मेरे साथ हैं। मैंने अब नाम में मिस्टेक नहीं की है क्योंकि मुझे याद हो गए इन दोनों के नाम। अच्छा मुझे ये बताएगा, आप दोनों माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं। अभी नाज़रीन ब्रेक पे मैं इनसे पूछ रही थी आप इसके अलावा क्या क्या करते हैं। मैं चाहूँगी कि ऑन एयर भी ये बताएंगे क्या क्या करते हैं, क्योंकि कमाल के बच्चे हैं ये। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ मुबशर। ये कॉन्सेप्ट जब आप लोगों ने तैयार किया तो उससे पहले जाहिर है किसी न किसी एक की सोच या आइडिया होगा, फिर आप लोगों ने मिलकर उस पर काम शुरू किया होगा। तो ये शुरुआत हुई कैसे? हमारी जो टीम है ये नस फार्मूला स्टूडेंट टीम, ये 2012 से ऑपरेट कर रही है। तो अभी तक हम 8 कार्स फार्मूला कार ऑलरेडी बना चुके हैं। सो लाइक इस दफ़ा जो हमारी क्या जुल्म कर रहे हो, बाहर के लोगों को बना के दे रहे होंगे, यहाँ तो बनती नहीं है। नहीं, हम लोग फिर ये कार्स बना के फिर कंपटीशन के लिए जाते हैं। जिस तरह से हम इस साल UK गए, तो इस साल डिफरेंस ये था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। पिछली जो हम 8 कार्स बना चुके हैं वो सारी कंबस्शन व्हीकल थी। सो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स EV। सो इस साल जो हम गए थे UK, वो हमने अपनी EV की कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइनिंग थी पूरी वो कंप्लीट कर ली थी। एंड देन जो डिज़ाइन था वो हम प्रेजेंट करने के लिए UK गए थे। वहाँ पे जजेस को हमने वो प्रेजेंट किया। उसके अंदर हमारी LTS के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई और डिज़ाइन के अंदर 6th पोजीशन आई। ओके, वेरी गुड। अच्छा अब्दुल रहमान, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये 7 साल से जो है वो कॉन्सेप्ट चल रहा है फार्मूला 1 का, तो ये वही कार है जिसको आप चलाए चले जा रहे हैं और फार्मूला का रेडी हो रहा है और उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, या ये अलग अलग कार्स बन रही हैं? एक तो ये, और दूसरा वो एक मतलब बहुत मशहूर आपको पता है फार्मूला 1 से खातून हुई थी, तो उनके अगर हवाले से मैं पूछूं तो जब आप दूसरी कार बनाएंगे तो उसका नाम F2 होगा। अच्छा, पेट्रोल से चलती है? अब वो तो भैया वो ट्वीट और हैशटैग से चल रही है। ओके, सो हम लोग हर साल अपनी जो गाड़ी बनाते हैं वी ऑप्टिमाइज। सही है, हम लोग का रूल है to participate in the competition you can never go with the same car again। मतलब आप वही गाड़ी दोबारा नहीं लेके जा सकते, तो आपको एक नई गाड़ी बनानी चाहिए। सही है, और बनानी पड़ती है। सही है, एंड यू हैव टू इम्प्रूव जो आपने पिछले साल बनाया था,
तो अगर हम 8 गाड़ियाँ बना चुके हैं तो मीन्स दे आर 8 डिफरेंट कार्स। ओके, तो सारी अलग गाड़ियाँ हैं। और प्रीवियसली हम लोग एक इंजन के ऊपर काम कर रहे थे जो पेट्रोल बेस्ड इंजन होता है, और इस साल हम लोग जो पावर यूनिट है उसको शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि F1 पे इलेक्ट्रिक इंजन आप जो है वो लेकर आ रहे हैं, ये आपने इंट्रोड्यूस कराया और इसके ऊपर आपको फर्स्ट प्राइज भी जो है वो एक फील्ड में मिल चुका है, जो कि लैब टेस्ट के अंदर आप लोग फर्स्ट प्राइज ले चुके हैं। ये बहुत ही एक बड़ी इंप्रूवमेंट और ये दुनिया के लिए हैरत अंगेज बात होगी कि F1 EV पे आ रहा है। जी बिल्कुल, मतलब हमारा जो फॉर्मूला स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट लेवल पे जो F1 है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ जो बड़ी मतलब एक कॉमन बंदा अक्सर सोचता होगा, जिसको बड़ी महंगी गाड़ी खरीदनी पड़ती है, बल्कि मुबशिर आप मुझे ये बताओ कि आप लोग तो माशाल्लाह कॉन्सेप्ट तैयार करते हो, तो आपको आइडिया है ये सारे मैकेनिज्म का कि गाड़ी बनती कैसे और कितना कॉस्टली हो सकता है या फिर कितना आसान है कि हमारे मुल्क में भी गाड़ी बन जाए? क्या हर्डल्स हैं इंडिया जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कार, जो कि हम आजकल आपको पता है कि 600 सीसी गाड़ी भी खरीदने जाएं तो हमें 20-21 लाख की मिल रही है, वहाँ 1-1.5 लाख रुपए की मिल रही है। यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो सकता? आप लोगों को क्या लगता है? लाइक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत सारे, और इंजीनियर्स भी हैं। लाइक अगर इनिशिएटिव लिया जाए तो ऐसा हो सकता है। और अगर मेरे ख्याल में तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरू की जाए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। आप लोग इस फील्ड में हो, हर्डल्स क्या हैं जो इस हवाले से कुछ सोचते नहीं? मार्केट में क्या चल रहा है जो मतलब ये बिल्कुल इसको अवॉइड करते हैं, क्या वजह? अच्छा, पीपल रेजिस्ट मेकिंग चेंज, मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन वो है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल कहते नहीं। तो अगर कोई भी नया बंदा इनिशिएटिव लेता है, सच स्टूडेंट कंपनी बनाते हैं, वो भी इंपोर्ट कराने पड़ते हैं इतने महंगे, मतलब मोनोपोली भी होती है ना सारी शब्द। जो कंपनीज यहाँ पर बना रही हैं उनकी अपनी मोनोपोली है, वो नहीं आने देते हैं। बहुत सारी इजारादारी चल रही है, वो कहते हैं नहीं। एक ज़माना था जब आपको पता होगा कि एक ट्राइका चलता था पाकिस्तान में, और उन्होंने जापान से गाड़ियाँ इंपोर्ट करने पे पाबंदी लगवा दी थी। तो ये मोनोपोली भी चलती है इस हिसाब से। पर इनकी कार जो है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें ये हूँ कि मैं जानना ये चाह रहा हूँ, जो पहली आपने कार बनाई उसमें और इस कार में, बीच में तो 8 कार आ गई हैं, उसमें नहीं, पहली से लेके इसमें जो फर्क आया है ना, वो मुझे कितनी एडवांस है। ओके, अच्छा, सबसे पहले जो हमारी गाड़ी बनी थी, इट वाज रियली हैवी। सही है, मतलब उसका जो वेट था इट वाज अराउंड 350 किलोग्राम्स। अब जो हमारी इस गाड़ी का वेट है इट्स ओनली 280 किलोग्राम्स। तो 70 किलोग्राम्स का मेजर रिडक्शन है। माइकल शूमेकर की कार का वेट क्या था? हाँ, इट वेट अराउंड 750 किलोग्राम्स बिकॉज इट्स अ बिगर कार। तो मतलब वो 750 किलोग्राम की एक गाड़ी थी, और हमारी गाड़ी एक छोटी गाड़ी है, एंड वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस द वेट टू मेक इट फास्टर। क्योंकि जितनी हल्की होगी उतनी तेज चलेगी। एग्जैक्टली। सो एक वो काम है, प्लस वी हैव इंटीग्रेटेड एरोडायनामिक्स। एज यू सी, हाँ, गाड़ी के ऊपर विंग्स होते हैं, सही है, टू क्रिएट डाउन फोर्स एंड ऑल दैट इफेक्ट। तो इस गाड़ी के अंदर वी हैव इम्प्लीमेंटेड एरोडायनामिक्स, इट्स कंप्लीट एरोडायनामिक्स पैकेज, प्लस पावर इज आल्सो इंक्रीज्ड। मतलब प्रीवियसली आवर कार वाज 60 हॉर्स पावर्स एंड दिस टाइम इज 100 हॉर्स पावर्स। सो इट्स टू मच, या मेजर डिफरेंस। अच्छा, ये अगर मैं एक बेसिक राइडर के हिसाब से अगर मैं पूछूं, तो ये जो 0 to 100 जाती है, ये कितने सेकंड्स के अंदर आपकी कार जो है ये जा रही है? अच्छा, जो हमने इस साल गाड़ी बनाई है, इट विल टेक ओनली 4 सेकंड्स टू गो टू 0 to 100। बहुत कम टाइम है। ओह यस, ऑफ कोर्स। क्या बात है भाई, तुम लोग को अब आगे क्या सोचा है? वो हेलीकॉप्टर बनाने हैं या फिर बस अब यहीं तक ठीक है? क्या सोचा है? कोई सस्ता सा ईवी के ऊपर चलने वाला। जी बिल्कुल। वैसे प्लान्स क्या है किस चीज़ के लिए? आगे इसी फील्ड में क्या करना है? इसी फील्ड के अंदर मतलब हम लोग फ्यूचर में ड्राइवरलेस को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर अभी तो हम इलेक्ट्रिक नहीं करो, ऐसे होगी, सब बंद हो जाएंगी कंपनियां ये जो चल रही है। सो वी वांट टू इंटीग्रेट ड्राइवरलेस, सही है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया भी अब ड्राइवरलेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हम फ्यूचर में इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारा 50% मॉडल प्रिपेयर्ड है ड्राइवरलेस के लिए, एंड वी आर प्रिपेयरिंग कि हम लोग इन फ्यूचर 1 or 2 ईयर वी विल मेक अ ड्राइवरलेस कार, कंप्लीट ड्राइवरलेस। ग्रेट। इलॉन मस्क को पिच करने का इरादा है आपका? क्योंकि वो तो लेकर आए हैं ड्राइवरलेस कार, और वही जो है वो इसके इन्वेंटर भी अभी तक वही रहे हैं, तो उन्हें अप्रोच करने का, पिच करने का इरादा है। टेस्ला, बिल्कुल। तो उन्हें है कुछ ऐसा आइडिया है कि जी टेस्ला के मुकाबले में जो है वो अपना असला भी जो है वो चलाए। नाम भी सजेस्ट कर दिया उन्होंने, वो टेस्ला यसला। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों की टीम में कितने बच्चे और हैं, और आप लोग क्या ग्रुप वाइज काम करते हो या सिर्फ ये स्पेशलिटी आप लोगों के ग्रुप के पास है, या बाकी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं? ओके, तो हमारी जो टीम है ना, इट्स अराउंड 40 पीपल्स, सही, टोटल 40 लोग हैं, and they are divided into different departments. मतलब major department is marketing and technical. सही है। In technical there are further sub departments
like vehicle dynamics, chassis, power unit, and more like that. Even in marketing, there are so many departments like cost, finances, business. मतलब सारे ब्रैकेट्स बना दिए हैं आपने अपनी पूरी टीम को डिवाइड किया। एवरीवन हैज देयर स्पेसिफाइड टास्क्स, ताकि जो लोग हैं वो अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप लोगों का दोनों का बेसिक क्या है वहाँ पर? अच्छा, मैं व्हीकल डायनामिक्स लीड हूँ। ओके, सही है। आई एम अ डिपार्टमेंटल लीड, जो गाड़ी की सस्पेंशन, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी के जो व्हील्स हैं उनकी जो डायनामिक्स है उसको वो करता है केटर मुबशिर। एंड आई एम पावर ट्रेन मेंबर। हमारा जो डिपार्टमेंट होता है बेसिकली पावर यूनिट को देख रहा होता है, उसकी कूलिंग एंड ऑल दी गियर ट्रेन, जो पावर फ्रॉम मोटर टू व्हील्स किस तरह से ट्रांसफर। गाड़ी खराब होगी तो यहीं जाएंगे। आप दोनों टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, आप लोगों का मार्केटिंग से जो है वो कोई ताल्लुक। अच्छा, मुझे एक बात आप ये बताइएगा, अभी ठीक है ये भी आप लोग अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, अब वो बात जो कि आप मुझसे ऑफ कैम कर रहे थे कि आप इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज कहाँ कहाँ दे रहे हैं, जरा नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि उनको पता लगे आप कितने टैलेंटेड हैं। और इस टाइम के बारे में भी ज़रूर बताइए। सो हम लोग रादर देन ओनली पार्टिसिपेटिंग, मतलब हम लोग सिर्फ फॉर्मूला स्टूडेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी ना F1 का जो कल्चर है वो इम्प्लीमेंट हो। तो फॉर दैट हम लोग स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी ना स्टेम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेम इज़ मोर लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सही, तो हम कॉलेज लेवल पे वो इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग विद सीडर कॉलेज। राइट नाउ वी आर वर्किंग विद सीडर कॉलेज टू ब्रिंग एन F1 इन स्कूल टीम फ्रॉम पाकिस्तान which will go to Dubai. Then in the next year we will make competition in Pakistan as well. उसके लिए आपको पूरा ट्रैक बनाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत होगी। Yeah, we will try our best to do that. हमारे पास एक छोटा मिनी कार्ड का ट्रैक तो है कराची में, लेकिन उसी को इम्प्रूव अगर करें तो ये हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बताएं, मैं एक चीज़ जो है बहुत शिद्दत से चाह रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं ना इस वक्त, उनके जहन से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया भर में नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अभी भी ये है कि जी गाड़ी ख़राब हो गई, पलक चेक करो, ठीक है जी। हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये साथ साथ काम करते करते एक तो आप जो है हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जी एजुकेशन कितना ज़रूरी है, बेसिक वही है, और दूसरा ये भी बताइए कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक मैदान खाली है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? प्रिसाइजली बताइएगा, टाइम कम है। हाँ, अच्छा, तो एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ प्लग्स नहीं होते। ऑफ कोर्स देयर इज़ टू मच इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर देयर, और जिसको आप कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हो, और एक कोई भी चीज़ कंप्लीट बनी नहीं होती आज तक। सही है, तो यू नीड मोर इंजीनियर्स एंड मोर टैलेंटेड पीपल टू कंटिन्यूसली मेक इम्प्रूवमेंट्स। सो वी नीड टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू कम इनटू दिस मसला वही है कि उस टैलेंट को यूटिलाइज भी तो करें ना। कोई टैलेंट तो हम दिखा रहे हैं, ये है टैलेंट, प्लीज इसको इस्तेमाल करें ताकि कुछ जिद्दत आए, आप भी आगे बढ़े। जर्रे मुबादला की बड़ी जरूरत है हमें। ऐलान भैया देख लो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों तशरीफ लाए, आगे इसी तरह जनाब कामयाब होते रहे, मुल्क का नाम रोशन करते रहे। बेशक। और नाजरीन, हम ले रहे हैं एक वक्फा, लेकिन आप लोगों ने नहीं लेना है, सो प्लीज कीप रॉकिंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, नहीं जाइएगा, नहीं दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने मास्टर फ्रेम में देख ही लिया है, हमें बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ने ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर खुर्रम मशीर। जी बिल्कुल। और हेल्थ पर बात करने की अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम है, आपकी स्क्रीन को चमकाते रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी स्किन को चमकाते रहते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे ये जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल। खुर्रम, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज आप क्या पिछली मरतबा जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने बालों पर बात की थी, और बाल जो है वो उससे बाल हम बच भी गए, हमारे बाल भी बाल बच गए आपके फॉर्मूला से, बिल्कुल सो मच। और अब जो है वो हम स्किन पे बात करने वाले हैं आज। बिल्कुल स्किन पे बात क्या हम करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये बताया जाए कि एक जर्नल कॉस्मेटिक अथॉरिटी के क़याम जो है वो अमल में आया है, और सेनेट में पाकिस्तान जर्नल कॉस्मेटिक अथॉरिटी के क़याम का मुसव्विदा जो है वो कानून की मंजूरी दे दी गई है। उसे जाली कॉस्मेटिक्स बनाने पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। और यही मेरा आपसे सवाल भी है। अच्छा, एक मिनट, मैंने ऐसी बहुत सारी खवातीन, उनके मैं पहले एग्जाम्पल्स की बात करूंगी, उसके बाद आपसे पूछूंगी। ऐसी कई खवातीन मैंने देखी हैं कि जिनको फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए होते हैं। कल शादी है
आज किसी डॉक्टर के पास गई कि मेरी स्किन इतनी गोरी कर दें, बेदाग कर दें कि दाने एटलीस्ट खत्म हो जाए, मेकअप में पिक्चर्स में नजर आएंगे। मेरा इख्तलाफ आपसे ये रहेगा सहरिश की सिर्फ खवातीन तक नहीं है, जो मर्द हजरात है ना उन्हें आप कभी सलून में वो रगड़वाते हुए देख लें आप फेशियल इसी किस्म की क्रीमों से। बिल्कुल सही। अब आप ये देखिएगा, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनका वैक्सिंग से मतलब वो इतनी गर्म वैक्स लगा दी किसी अनाड़ी ने कि स्किन ही उतर गई, बिल्कुल जल गई, उसके बाद उस पर फेशियल कर दिया तो वो जनाब जो ब्लीच था उसने भी अपना काम कर दिया, तो स्किन जल गई, मुंह खराब, अपना फेस खराब हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद वो क्रीम्स कुछ ऐसी रिकमेंड करेंगे आपको कि ये 10 क्रीमों का फार्मूला है, ये आपने रात में लगाना, 10 दिन में गोरी हो जाएंगी आप। बिल्कुल छोड़नी नहीं है, बिल्कुल छोड़नी नहीं है। अच्छा, वो कहती हुई भी और मर्द भी और औरतें भी कहते हैं ये आप इतना लंबा इलाज बता रहे हैं, अभी तो मैंने वो क्रीम मेरी कजन है उन्होंने 6 दिन लगाई थी, वो तो बिल्कुल बदल गई गोरी शक्ल। मैंने क्या लगा रही है वो मैंने कहा क्या लगा रही है, वो तो बड़ी जबरदस्त चीज लगा रही है, उन्होंने बताया तो नहीं है। मुझे लगता है कि रोजाना दिन में 3-3 इंजेक्शन लगा रही है और वो कुछ करे। मैंने कहा देखिए कुछ भी करें जायज तरीके से, जैसे आप रातों रात अरबपति नहीं बन सकते जायज तरीके से, इसी तरह आप रातों रात गोरे या खूबसूरत जिल्द के मालिक नहीं बन सकते। खवातीन का क्या होता है, वो बहुत सारी क्रीमें, वो शबाना, दुर्दाना, मर्दाना सारी चीजें लगा ली। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो बनता है ना सर, वो मैं खुर्रम से पूछना चाहूंगा कि भाई एक तो ये एक्ट आया है, अभी हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे आने से पहले तो आपने बताया था कि ये पहले भी आया था लेकिन इसका कुछ खातिर का काम नहीं हुआ था। एक तो उसके ऊपर जो है वो मैं आपकी राय चाहूंगा कि भाई ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है इस पे, ये जो गलत प्रोडक्ट यूज हो रही है वो, और दूसरी जो सहरिश ने बताया है कि एक तरीकाकार गलत है, मतलब एक ऐसा स्टाफ जिसे पता ही नहीं है करना क्या है। इन दोनों के बारे में जो है वो आप बताएं, इनके तो पेशेंट आपके पास बहुत आते हैं। बिल्कुल आते हैं। देखिए पहले स्टाफ से बात करते हैं। अच्छा, एक तो लड़कियों का और लड़कों दोनों का कसूर है, पता भी होता है कि ये डॉक्टर नहीं है, इनकी नॉलेज नहीं है। अरे वो उनके पास कोई छोटा सा ना कोई, वो एक बहुत ही बुरा सा वर्ड कह रहा हूँ पाकिस्तान में चलता है कि वो जुगाड़ है। हाँ। कोई चक्करबाजी 2 मिनट में कोई काम हो जाएगा। बुरा लफ्ज नहीं है सर, पूरा पाकिस्तान इस पे चल रहा है। सही कह रहे हैं, चंद इसी में रहता संजय, वो आके और रातों रात उनको अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, 4-5 लोगों का तो काम हो जाता है, 5-6 लोगों की स्किन बर्बाद हो जाती है। तुक्का चल गया तो चल गया, वो भी लंबे अरसे तक नहीं, लिमिटेड टाइम तक। वो उन्होंने जाके 4-5 क्रीमें मिक्स की, उसके अंदर डाला लिटरली तेजाब, ठीक है, और उसके अंदर वो अंडे वाले व्हाइट कैप्सूल आते हैं, मशहूर हैं अंडे वाले कैप्सूल आते हैं, वो बिल्कुल एग शेप के होते हैं, एग शेप होते हैं। वो अंडे डाले उन्होंने, उसके साथ मिला के थोड़ा मर्करी ऐड किया और चेहरे पे लगाया। अरे भाई डॉक्टर तो बेकार मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है जिंदगी, मैं तो इतना गोरा चिट्टा हो गया, मेरी तो स्किन, और शुरू में तो बड़े आप जगमगाएंगे, गोरे होंगे, फिर गुलाबी होंगे, फिर थोड़ी देर में मरून होंगे, फिर उसके बाद आप बरगंडी होंगे, फिर ब्राउन होंगे और फिर हमेशा के लिए काले होके पूरी स्किन लटक के जाएगी, पैचेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर खुर्रम देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत अरसे बाद ये जो एक्ट है ये बना है कि जनाब अब चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, जो गैर मयारी यहाँ पे कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं और इतने जल्लाद किस्म के लोग हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके हवाले से सोचा कि ये वैसे इनिशिएटिव आप इसको देख कैसे रहे हैं, कितना पहले हो जाना चाहिए था? देखिए ये तो फ़ौरन होना चाहिए था, इसमें तो कोई देर की बात ही नहीं है। कोई गलत चीज़ मार्केट में फ़ौरन, आज से मतलब सालों साल पहले, मगर अभी 2-3 साल पहले भी एक शुरू हुआ था और कि जी कैंपेन हो रही है, ये पकड़े जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वैसे ही खुल्लम खुल्ला था जब हम सिर्फ एक ब्लू कलर की शीशे की एक क्रीम होती थी जो लगाया करते थे फेस पर, अभी भी है, लेकिन अब आप ये अंदाजा लगाए ना कि ये प्रोडक्ट्स इतनी इनकी रेंज बढ़ चुकी है कि आपके लिए मुश्किल है कि आप ये सोचें कि जनाब इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। आपको देखें ना गैर मयारी चीजों की किस पे ट्रस्ट करें? इसकी वजह देखिए, एक आध चीज हमारे यहाँ काम शुरू होता है अच्छा, ठीक है, कोई एक आदमी, कोई एक कंपनी अच्छा काम शुरू, 10 लोग उसको ना मिसयूज करते हैं, ठीक है, जो अच्छे लोग देखा अच्छा ये तो बड़ा कमा रहे हैं, एक तो हमारे ये बड़ा टेंशन है ना, आप बड़ा कमा रहे हैं, मुझे आग लगी रहेगी, अपनी परवाह नहीं है कि मैं मेहनत कर लूँ, ठीक है, तो वो ये बड़ा कमा रहे हैं, तो हम भी 2 नंबर और करके कुछ नहीं होता। वो 4-5 स्किन का ही तो मामला है, स्किन तो है ही छिलका, ठीक है, वो तो कैंसर आप जो लगा रहे हैं वो आपकी जिस्म के अंदर जा रहा है, कैंसर हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी हड्डियां तक, लिटरली आपको हड्डियों तक वो पेनिट्रेट करती है। भाई मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ आप इन प्रोडक्ट्स को पकड़े बल्कि आप उन एस्थेटिक डॉक्टर्स को भी पकड़े कि जिनके पास डिग्री नहीं है और बगैर डिग्री के 2 नंबर तरीके से लोगों के फेसेस पे फिलर्स भी लगा रहे हैं, उनको हाइड्रा फेशियल्स दे रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं हाइड्रा फेशियल के लिए एक जगह पर गई। वो फेशियल मैंने क्या लेना था कि उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहन के मेरा फेशियल शुरू किया। उस ग्लव के ऊपर वो जो व्हाइट कलर का मटेरियल नहीं होता, जब उसे रबिंग स्टार्ट हुई ना, रबड़ वाले पूरे चेहरे पे मेरे दाने निकल आए, एलर्जी शुरू हो गई, खुजली शुरू हो गई।
मतलब ये किस तरह के डॉक्टर हैं? रिएक्शन आप यकीन करें मैं खुद हैरान हो जाता हूं। सैलून पे हो रहा है और हम सैलून के ऊपर सैलून को तो आम है, बार्बर जो है वो आपके जो है वो इंजेक्ट कर रहा है, वो इंजेक्ट भी कर रहा है, वो पीआरपी कर रहा है। अच्छा उसके अलावा जो आप कह रही है ना सर एस्थेटिक, ये भाई आप वो कहते हैं जी 6 महीने में वो एस्थेटिक का कोर्स करके कहीं से आ गए। पहले आपने शायद 9th भी पास नहीं की थी एस्थेटिक, वो तो कोर्स किया हुआ है जी। देखिए जब तक आप पूरा MBBS मतलब इसका हिस्सा है ना स्किन, लोग समझते हैं 4 महीने के कोर्स से ये काम हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं। और बस वो जरा वो कहते हैं मैं गई थी वहाँ तो ऐसा एयर कंडीशनर था, 3-4 बड़ी अच्छी वेल ड्रेस लड़कियाँ थी, अंग्रेजी बोलने वाली थी, और बड़ा वेलकम किया। मैं बैठी, पहले मुझे कॉफ़ी पिलाई, फिर मुझसे बातचीत की, फिर क्या खाएंगे। फिर उसके बाद एक खातून आई है, वो डॉक्टर मैंने कहा डॉक्टर का क्या नाम था आप डिग्री करते, ये तो पता नहीं। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं बड़ी खतरनाक तरीन बात। अच्छा जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, इलाज किया और ये दवाई आपको लिख कर देगा, आप प्रिस्क्रिप्शन साथ ले जाएं। आप अगर आज यहाँ हैं, कल लंदन में हैं, कल ब्रिटेन में है, कहीं भी है, तो आपके पास ये रहेगा मैंने ये इलाज कराया, ठीक है। ये जो जाली टाइप के लोग हैं क्या करते हैं, ये दवाई लिखी, अब आप कहेंगे अच्छा नहीं ये आप साथ नहीं लेके जाएं, आप इसकी तस्वीर खींच सकती हैं और ऊपर भी हो रहा है जी, और नाम नहीं लिखा हुआ। भाई डॉक्टर लिखो ना कि क्या है आपकी डिग्री डेजिग्नेशन क्या है, वो आपने दे दिया, ये आप तस्वीर खींच लें और बस ये बस आप यहीं से बस आप तस्वीर खींच, प्रिस्क्रिप्शन साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो ये एक बड़ी पहचान है। एक चीज और भी है कि ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ये कहीं और से मिलती भी नहीं है। ये इनके बोलते हैं जी हमारी ही लैब से लीजिए, हमारी ही फार्मेसी से लीजिए, ये यहाँ पे बनेगी फिर आपको मिलेगी, वहीं प्रिपेयर की जाएगी। देखिए एक तो कंपनीज की होना चाहिए, एक आध फॉर्मुलेशन होती है, मगर मेजॉरिटी कंपनीज की हो जो बड़ी फार्मेसीज पे अवेलेबल हो, और उसमें कोई पूरी कंपनी का नाम और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है सब लिखा होता है। और नहीं आप अपनी भी बनाए, लेकिन आप केपेबल तो हो इस चीज के लिए, आप केपेबल है नहीं, आपने गूगल से फॉर्मूला लिया, आपने वही मरकरी एसिड ये सारी चीजें डाली सल्फोनिक, और ये आपने बना के दे दिया। ये तो बात हो गई जी जाली डॉक्टरों की और जाली अद्वियात की, जाली क्रीमों की सारी हो गई है। बिल्कुल आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक मिनट पहले मैं ये बता दूं कि हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है नाज़रीन, अगर आप अपनी जिल्द के किसी भी मसले के हवाले से डॉक्टर खुरम से बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपके मसले का हल फिलहाल यहाँ बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कंसल्टेशन फी भी पे करनी पड़ेगी और अपनी टर्न का वेट भी करना पड़ेगा। लिहाजा कॉल कीजिए और अपने मसले का हल पाइए। पहले कॉल करें तो पहले आपको मसले, पहले मैं कॉल कर रहा हूँ जी। हेलो डॉक्टर साहब मुझे बड़ा खतरनाक सनबर्न हुआ है और मैं अभी दुबई से आया हूं, तो वहां गर्मी आपको पता है कितनी, आप तो सबसे पहले तो मुझे उसके लिए आप समझे कि अब जो बन रहा है ना, आज सनस्क्रीन और ब्यूटी का बन रहा है। अब तो मैं अगले हफ्ते खुद बना के भी लाऊंगा, अब वो सैरिश करिए ना खुद अपना बना के लाऊंगा फॉर्मेशन, ठीक है वाला, ठीक है। अच्छा देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये बड़ी सिंपल, आप खुद घर में अगर देखिए, एक तो ये क्रीम है, ये बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल गोट्स मिल्क है, बकरी के दूध की, ठीक है। अच्छा ये आप वैसे भी लगा सही तरह लगाएं, हल्का सा कुछ पता भी नहीं चलेगा, और थोड़ा सा ज्यादा लें, थोड़ा ज्यादा लें, और पूरे आप जरा फेस पे लगाएं, पता भी नहीं चलेगा, नहीं हाथों पे लगा, हाँ हाथ पे लगा, हाँ कोई मसला बिल्कुल ही है ना, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाँ यार ठीक है। और बिल्कुल, और ये आपको ये सनस्क्रीन भी एडेड है इसमें। अच्छा नेचुरल आपको ग्लो करेगा, खूबसूरत। SPF कितना ले जाएगा ये? SPF 30 तक, 30 हमारी स्किन के लिए बहुत है। लोग 100 लगाते हैं, वो बस समझते हैं जितना। अच्छा मुझे पहले एक बताना था, SPF 100 का साइड इफेक्ट क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए अगर बहुत ज्यादा लगाते हैं आपकी प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो जाती है, आपके पोर्स बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, आपकी मतलब यंग लड़कियां लगाती हैं स्किन लटक जाती है, फूल जाती, ठीक है। अच्छा जी ये देखिए, अच्छा ये तो आप वैसे भी लगा सकते हैं और आपका रंग बड़ा पूरा। अच्छा चेहरा ये नहीं है, ये बड़ा मसला हो गया चेहरा, ये मतलब वो लड़कियां लड़के यहाँ तक, और वो थोड़ा पुरानी वाली पाकिस्तानी फिल्मों की तरह ना यहाँ तक चेहरा चमक रहा, तो चेहरा ये है, चेहरा ये मैं अपने टिकटॉक शो में भी बताता हूँ कि जी गर्दन भी होती है, गर्दन भी पूरे यहाँ तक है, यहाँ आप वही। अच्छा मैं अब लड़कियों को समझाते पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन तो आपने नहीं बताई थी। अरे गर्दन तो आपकी बाज़ लोगों के कान काले होते हैं, मुंह गोरा होता है। नहीं मगर सही कह रही है, मगर ये चेहरा, गर्दन, कान और ये गुद्दी, लोग कहते हैं गुद्दी क्या है, तो ये नहीं पता। अब आप लाए क्या क्या है? अच्छा देखिए मैं सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूंगा, ये आप खुद घर में बनाएंगे और बड़ा सिंपल। देखिए 1 चमचा डालेंगे और पूरे दिन के लिए आपको नेचुरल एंटी एज, 1 चमचा अर्के गुलाब, ठीक है थोड़ा सा। अच्छा इसके अंदर हम डालेंगे 1 चमचा ग्लिसरीन, ये एंटी एजिंग भी है, ये आपका रंग भी निखारेगी, ये आपकी स्किन को बहुत नेचुरली टाइट भी करेगी, और बोटॉक्स और फिलर का नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये आपने दोनों मिक्स किए और इसके अंदर आपने डाली क्रीम, ठीक है।
अब ये तीनों चीजें आप क्वांटिटी बताएं क्रीम की। ये देखिए आपने, मैं थोड़ी सी डाल रहा हूँ और फिर थोड़ी ज्यादा, ठीक है। ये अब मैं सिर्फ थोड़ी सी बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपको पूरे चेहरे पे लगाना है, पूरी गर्दन पे लगाना है, हाथ पैरों पे, तो थोड़ी डबल कर लें, ठीक है। मिक्सचर बनाया बड़ा जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, और ये इवन आपके खारिश वाले दाने हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों के नैपी रैश का इलाज करते चले जाएं और इसके साथ नैपी रैश के एरिया में भी आप लगा सकते हैं। और इससे आप देखिए, ये नेचुरली मैं आपको बताता हूँ, जिन खवातीन के एक्जिमा हो रहा है, साबुन पानी का काम ज्यादा। अच्छा, और एक बड़ी चीज होती है कि सब कुछ साफ है, ये बड़े मैले हो रहे थे नकल, आपने ये मिक्सचर बनाया, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देखिए उसका ये अभी पूरा मिक्सचर बनेगा और ये मैं आपको दिखा, पूरे आपने लगाया, बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आप ये लगा के किचन भी जा सकती हैं। आप अगर मेकअप करना है तो पहले आप ये क्रीम लगाएंगी, ठीक है, उसके ऊपर आप मेकअप करेंगे, प्राइमर का काम भी करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, और अब आपको, अगर आपने सिर्फ ये लगा ली है, अगर आप 8-9 घंटे तक लगा रहे कोई इशू नहीं, उसके बाद आप इसके ऊपर ब्लश ऑन भी लगा सकती हैं, किचन में भी जा सकती हैं। इसको लगा के आप रात में भी सोएंगी, मगर ये नहीं कि एक दफा लगाए तो पूरे दिन लगा रहेगा। इस तरह की चीजों के बाद डॉक्टर्स ये मना करते हैं कि आप स्टोव के पास भी ना जाएं। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, मरकरी होता है, बिल्कुल वो मरकरी होता है। और उसमें एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अल्फा आर्बिटन, जो आपको नेचुरली क्लियर करे। मगर ये जो है, ये लैक्टिक एसिड है, ये दूध का एक्सट्रैक्ट है, इसका फॉर्मूला चेंज है। और इसके अंदर SPF 30 सनस्क्रीन है और प्लस इसके अंदर विटामिन E है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। वो अल्फा आर्बिटन होती है, वो खासतौर पर आप जो कह रही हैं, वो क्रीम लगा के, वो जो झाइयाँ वाली खवातीन होती है, झाइयाँ जिनके प्रेगनेंसी के लड़के होते हैं, वो सैलून में जाके वो जो बता रहे हैं, रगड़वा के वो जो नाई गुलाबी हो जाते हैं वो विद इन सेकंड्स, और वो ऐसा रंग, और वो बेचारा एक लड़का, बुराई बिल्कुल नहीं ना उसका, मतलब बहुत अच्छा लड़का, और वो करवा के बिल्कुल उसकी शक्ल रंग बिल्कुल बंदर जैसा, लिटरली यहाँ से गुलाबी। अब वो इतना परेशान था कि रात को मैं सोता हूँ तो दिल चाहता है कि मेरे नाखून मैंने बिल्कुल छोटे कर लिए, क्योंकि पूरे चेहरे पे इतनी खारिश होती है, मैं रगड़ता रहता हूँ बेचारा इतना। और पूरा रंग तो उसका बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप नहीं, आप सामने जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे एक जैसे छिली भी नहीं, छिल दिया, छिला और यहाँ से गुलाबी। और वो कहता है, मैं बेचारा इतना कहता है, सारी रात में खुद आता रहता हूँ। मुझे पहले मैंने ये किया, 4-5 क्रीमें हमारे मोहल्ले में। कॉलर आ गई है हमारे साथ, फातिमा आ गई है सरगोदा से, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगी आप उनसे? अच्छा, मैंने ये पता करना है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्ने प्रॉब्लम वगैरह है, तो ये किस तरह से रिकवरी कैसे होती है अगर हम कोई क्रीम वगैरह यूज करें या कुछ? अच्छा जी, थैंक यू। आप सुनिए जवाब। एक्नी प्रॉब्लम जो हो जाती है उसकी रिकवरी कैसे होती है, ये जानना चाह रही हैं। बिल्कुल सही है। देखिए फातिमा, मैं आपको बड़ा सिंपल चीज, जो जाली क्रीम्स आती है ना, उनसे एक्ने भी आती है। और मैं इनको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बड़ी ओवर द काउंटर मिलेगी पूरे पाकिस्तान में, कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है। सरगोदा में आप रहती हैं फातिमा, बिल्कुल 14 दिन ये यूज करें, फिर हमें बताएं। देखें, आप किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे 100 मिलीग्राम की डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, एक कैप्सूल रोजाना, हाँ, डॉक्सीसाइक्लिन, DOXYCYCLINE, उर्दू में भी लिख लें, 100 मिलीग्राम की एक कैप्सूल रोजाना नाश्ते के बाद। अच्छा, चेहरे पे आपको क्या लगाना है? आपको 3 क्रीमें मिला के लगानी है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। फ्यूसिल बी, FUSILB डैश कैनाकॉम, और थर्ड आप लगाएंगे इसके अंदर माइसेट्रेसिन। फिर से बताता हूँ, फ्यूसिल बी, कैनाकॉम और माइसेट्रेसिन, MYCITRACIN, ठीक है। तीनों को मिक्स करके एक डिब्बे में रख लें और पूरे चेहरे पे फातिमा आप लगाएं, सुबह दोपहर रात 3-4 मरतबा। कोई अच्छा सा आप सैलिसिलिक एसिड वाला 2% वाला फेस वॉश ले लें, उससे मुंह धोएं और दिन में एक टाइम अर्के गुलाब का स्प्रे करें। पानी पिएं, दूध पिएं, फ्रूट खाएं, लोबिया, चने, पालक, ये बर्गर, जिंगर, बिरयानियाँ, नहारियाँ और ऊपर से लाल मिर्चें, ये खाएं हफ्ते में 2 दिन। और वो ऑरेंज सारे ड्रिंक ये बंद। बिल्कुल डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, मैं चाहूंगी कि उनसे भी हम कुछ गुफ्तगू करें। तो कौम और हुजूम में फ़र्क होता है नाज़रीन, आप एक कौम का हिस्सा या किसी भीड़ का, ये फैसला आपने खुद करना है। आपके साथ रहने वालों की लाइफस्टाइल कैसे है और उसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कि सब आपने सोचना है। अगस्त का महीना शुरू हो गया, मार्केट में बड़े बड़े बाजे आ गए हैं। कौम के नौजवान जिन्हें इल्म और हुनर के पीछे जाना चाहिए, वो अब बाजे निकालने में और स्लंसर निकालने में हमें नजर आएंगे पेश। लेकिन तमीज़ और तहजीब क्या हमें इसकी इजाज़त देती है कि अखलाकी तौर पर यह अमल अच्छा लगता है? क्योंकि कोई आपके कान के पास आके ज़ोर से बाजा बजाए या अपना सिलेंसर उतार के बाइक को रेस दे, तो आपका दिल चाहता है कि मेरे सामने आ जाए, मैं इसको जूते लगाऊं। तो अब मैं इस पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियावाला, उनसे बात करूंगी। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये किसकी हिदायत हैं जिन पर ये आजकल के नौजवान अमल कर रहे हैं कि बाजा बजाओ? ये सेलिब्रेशन का तरीका आपने इससे पहले और कहीं देखा है, ये जो हमारे यहाँ होता है?
आप तो बहुत नाराज हैं उन लोगों से जो कि पाकिस्तान के लिए बाजे बजाते हैं या झंडे लेके निकलते हैं। बिल्कुल नाराज हूं। बड़े बॉदरसम इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स में होता है, आप जानती हैं, मजहबी तकरीब में जहाँ भी लोग मिलते हैं तो वहाँ इजहार के लिए पुराने दौर से ड्रम बाजे और आज के दौर में भी वो नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जरूरत है हमारे नौजवानों के अंदर कोई तफरी मिल जाए, कोई मजा मिल जाए, चाहे वो बाजा बजा के मिल जाए, तवज्जो हासिल हो जाए, चाहे वो शादियों में बजने वाला बाजा मुझे बुरा नहीं लगता, वो जब उस तरीके से बजता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो किसी के कान के पास जाके या मोहल्ले की खामोशी में ये भी नहीं पता कोई बीमार घर में पड़ा है जिसको शोर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आपका ठा डजन चल रहा है, वो बहुत बुरा लगता है। मेरे ख्याल में सारी जो है ना वो नाराज बाजे से नहीं है, बाजे को इस्तेमाल करने के तरीके से हैं। बिल्कुल कि जो वो जगह बेजगह वक्त बेवक्त जो इस्तेमाल हो रहा है ना किया जाए, और यकीनन ये हद हमें लगाने की जरूरत है कि आप बिल्कुल सेलिब्रेशन करें, सजाएं, नाचें, झूमें, आपका मुल्क है, आज़ाद मुल्क है और लोग अपने अलग अलग अंदाज में इजहार करते हैं सारी दुनिया के अंदर, लेकिन उस इजहार में ये यकीनन हमें देखना चाहिए कि हम किसी और को तकलीफ ना पहुंचा रहे हो, कि हमारा शोर किसी और के लिए, और शोर उसी वक्त लगता है कि जब वो गलत टाइमिंग पे होता है, वरना वो कुछ और रंग लगता है जैसे आपने कहा। तो हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है और हम बहुत जगहों पे भीड़ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं कि कोई और कर रहा है तो उसकी देखा देखी में हम भी शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने जो पहले बात की कि कहीं ना कहीं नौजवानों में कुछ जरूरियात हैं जो पूरी नहीं हो रही, तफरी नहीं मिल रही, मौके नहीं है जहां हम निकल सके मजमुए की सूरत में, सिवाय रिलीजियस ओकेजन्स के इस मुल्क में हमने कुछ छोड़ा नहीं है जिसमें हम तफरी कर सके, तो यकीनन फिर वो इसी अंदाज में मैं एग्री करूंगा उमर आपकी इस बात से, क्योंकि दुनिया भर में जो है वो अपना यौम आज़ादी जो है वो इसी तरीके से मनाया जा रहा है। यूएई में तो पूरा जुमेरा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, 4 जुलाई में जो है वो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी जो है वो इसी तरीके से रहता है, लेकिन ये कुछ इलाकों तक महदूद है। तो हम चाहेंगे कि कुछ इलाकों तक जो है वो सहरिश ये बात महदूद रहे और उस इलाके में ये सब होगा, सबको पता है जी कि ये ऐसे ही होना है। दूसरा ये है कि जी हम आज़ादी के मकसद को कहाँ लेंगे, हमें आज़ादी इस चीज़ के लिए नहीं मिली थी कि हमने सिर्फ जश्न मनाना है, बाकी कौमों को भी अगर देखें तो वो जश्न उस चीज़ का मना रहे हैं जो उन्होंने आज़ादी के बाद हासिल किया। हम तो आज़ादी के वक्त बड़े ही तरक्की याफ्ता, बल्कि हमारी तो तरक्की जो है वो पूरी दुनिया में, हमने तो एमिरेट्स वालों को जहाज़ चलाना सिखाया है जी, और अब जाकर के हमारा क्या हाल हुआ हुआ है, हम उस आज़ादी के मकसद को क्यों भूल गए हैं, सिर्फ हमने शुगल मेला ही ले लिया है जी, 14 अगस्त को हमने सिर्फ शुगल लगाना है, ये आज़ादी है जी। हम ये भूल गए हैं कि आज़ादी पाबंदी की मोहताज है, और जब पाबंदी नहीं लगाते हम, यानी डिसिप्लिन नहीं होते, तो हमसे आज़ादी भी छीन ली जाती है। आप देखें हम आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन आज के मुल्क में आज़ादी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कहीं नहीं जा सकती। आप मीडिया पे बैठे हुए आप जानते हैं कितनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, तो ये सारी इस वजह से लगाई जाती हैं फिर ज़बरदस्ती, क्योंकि जिनको आज़ादी मिलती है वो उस आज़ादी पे शऊर का मुजाहरा नहीं करते और उसको पाबंदी के ज़िम्मे में नहीं लाते। इसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, मैं पहले भी दे चुका हूँ, कि आप छतरी घुमाते हुए जा रहे हैं, किसी की नाक पे लग जाए तो वो कहे कि आप तुमने मुझे मार दिया, तो आप कहे मैं आज़ाद हूँ, तो वो खातून पलट के कहती है तुम्हारी आज़ादी उस वक्त तक है जब तक तुम मेरी नाक पे हिट नहीं करते। तो यही बात है बाजे के ऊपर भी सेलिब्रेशन। एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी उस पर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें, बल्कि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं आप उनको गाइड करें। देखिए कुछ तो ऐसे हल्के हैं कि जो बिल्कुल हमारे इख्तियार से बाहर हैं कि हम ना तो उनको कुछ समझा सकते हैं ना हम उन्हें कायल कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम अपने घर को ठीक कर सकते हैं बतौर पेरेंट्स। हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। कहते हैं ना कोई बच्चा अगर बात ना सुने तो उसको बार बार कहो, वो फिर आपकी बात सुनेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार ज़रूर सुनेगा। तो ये पेरेंट्स का क्या किरदार है कि वो बाजों से बच्चों को निकालें, यानी कि तफरी सिखाएं, लेकिन डिसेंसी के साथ कि भाई ऐसे करो बेटा। आजकल का तो ये दौर है कि मोहल्ले में किसी और के बच्चे के पास बाजा देखा, बच्चे ने घर आके तंग किया, चलो भाई आओ तुम्हें भी बाजा लेके देती हूँ मैं, तुम मेरी जान तो छोड़ो। ये क्या माइंडसेट है? हाँ, बाजे घर में नहीं बजाने दिए जाते तो अम्मा कहती है बाहर जाके बजाओ, मेरे सर पे ना बजाओ। वो समाज के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं ना बच्चे, फिर फलां आंटी के घर के जाके जरूर बजाना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है। लेकिन देखें बात घूम फिर के वही आती है कि उस बच्चे के अंदर शौक है। पाकिस्तान एक जवान मुल्क है, 60% जवान है इस मुल्क के अंदर, और समझ नहीं आता क्या करें, घूमने के लिए कहाँ जाएं, खाने के अलावा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। अब कुछ चीज़ों पे शुरू हुई है, लेकिन वो भी मैस के लिए अवेलेबल नहीं है। आपके मुल्क का मैस पूरा हफ्ता दिन रात गुलामी में लगा रहता है, काम में लगा रहता है, तो उसको आउटलेट चाहिए। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, और माँ बाप को भी क्या करने की ज़रूरत है कि एक तो माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए हेल्दी एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम मुमकिन बनाए। कोई ना कोई क्लब्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उनकी ये ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, और फिर वो ज़्यादा बेहतर
बातों पे आते हैं और ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर सकते हैं इस तरह की ओकेजन के ऊपर, लेकिन जब तक वो ज़रूरत पूरी नहीं है आप जानते हैं कि नफ्सियात फंसी हुई है। दूसरा जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं करने के लिए बतौर मुल्क जो कि 14 अगस्त उसको सिंबलाइज करती है, यानी यूनिटी। जिस तरीके से हम टूटे हुए हैं, हमारे दरमियान इतने तफरुकात, इतने डिफरेंसेस बार बार आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ थे और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। और वो झंडियां लगाने का जो दौर था हम उस पर भी वापस आ सकते हैं। सहरिश, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा बाजा बजाया किसने जिसपे आप इतनी खफा हैं? बाजा मैंने नहीं बजाया, ये मैं तो जगह जगह बाजे सुनती हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो खफा होने का कोई वाकया है ये जरूर आप सुनाइएगा हमें। भी तो 14 अगस्त तक ये बाजे बजते ही रहेंगे। खुरम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने बजाया कभी बाजा? नहीं, बिल्कुल बाजा नहीं बजाया। मुझे लग रहा है मैंने बजाया, मुझे आपकी शख्सियत ही बात मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली भाई, बाजा बजाना देखें हमें आजाद होने पे फख्र है, लेकिन मैंने 100% इस बात का ख्याल रखा है कि किसी और को तकलीफ ना हो। खुली जगह पे गाड़ी में जितने शरारती तबीयत की है ना, मैं 100% कंफर्म थी कि उन्होंने बाजा बजाया होगा। साइलेंसर निकाल के बाइक भी चलाई हमने, चालान हुआ है उसके ऊपर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद से बंद कर दिया क्योंकि उससे लोग ज्यादा नाराज होते हैं। वो बाइक हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, चलती रहती है तो लोग परेशान रहते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था ना कुछ चीजें ऐसी जो मैं नहीं बता रही, लड़कियों को भी हिरासा करते हैं। नहीं वो तो खैर अलग ही बात है, उसका बाजे से ताल्लुक नहीं है। वो निकलते हैं जब अब इससे आजादी तो नहीं रुक सकती ना। जो लोग जश्न आजादी मना रहे हैं उनका काम है जश्न मनाना। हम आजाद हुए हैं, हम जश्न मनाएंगे, लेकिन हमें माशरे की तमाम चीजों को कंट्रोल करते हुए आप बता दें आप क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं? देखिए बड़ा अच्छा लगता है एक अच्छा सा झंडा लगा है, आपके दिल में जज्बा हो और आप देखें कि मुल्क कुछ तरक्की भी तो कर रहा है, कोई काम भी कर रहा है, सिर्फ झंडे ही नहीं लहरा रहे। सेकंड चीज मैंने देखा है कि लोग ना, जो जैसे सहरिश आप कह रही थी, फहीम भी कह रहे थे, लोग बिल्कुल जैसे बाजा दिला दिया पेरेंट्स, बिल्कुल बच्चों को मैं हैरान होता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मतलब कोई उसमें प्लग में हाथ डाल रहे हैं, रोकते ही नहीं। हाँ रोक कई, अब जैसे आपके मैं घर पे आया हूँ तो मतलब जैसे कोई घर पे मेहमान आए तो अब ये रखा छोटा बच्चा 2, 3, 4 साल का, अब ये प्याला लेके यूं कर रहा है, ये कर रहा है और वो ये गिरा के तोड़ देगा, मगर पेरेंट मतलब उसको बच्चे को गर्म चीज हो सकती है, गर्म चीज हो अपना नुकसान कर सकता है और उसको नहीं, सबसे बड़ी ये तोड़ने की बात नहीं है, उसे अपने लग सके जख्म लग जाए, कोई चोट लग जाए, उसमें कोई सूप हो, चाय हो, सिगरेट जल रहा है वो उठा लेगा और पेरेंट्स समझते हैं कि इसको बिल्कुल ये इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। देखिए हर चीज में एक जायज रोक टोक जो है होनी चाहिए। मतलब ये आप आजादी बेमहार जो पाकिस्तान का अल्लाह न करे हाल कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल हर जश्न मनाएं, जरूर मनाएं। आजादी का मकसद ये थोड़ी है कि मैं आपके घर में घुस किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करते हुए आप जश्न मनाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, इतना मजा आता है, दिल चाहता है यहीं बैठ जाऊं। आप बैठे हमारे साथ, ये क्रीम हमारी हुई और मैं नहीं फहीम लगाएंगे और मैं सहरिश के लिए भाई एक ऐसी अनोखी चीज नेक्स्ट वीक ला रहा हूँ, धमाका मचा, जिससे बाजे की आवाज ना आए। हाँ जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक बाजा जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी ब्रेक के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहेंगे और आपने मास्टर फ्रेम में देखा इस वक्त अब्दुल रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, होलसेल जो एसोसिएशन उसके ग्रॉसरीज के चेयरमैन हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये आटे के रेट्स जो कि मेरा ये ख्याल था कुछ कम होंगे, रशिया से गंदम आई थी और उसके बाद कुछ ख्वाब कुछ सहाने हमें आने लगे थे कि शायद जो भी आ रहा है, सहरिश सॉरी टू कट यू, लेकिन जो भी आ रहा है रशिया से वो महंगा ही होता चला जा रहा है, सस्ता नहीं हो पा रहा। पेट्रोल की बात आपने की, ऐसा ही है। अभी जनाब एक और अहम खबर आपको देंगे जिस खबर ने सबको हिला के रख दिया था। इंसाफ की मुतलाशी है रिजवाना, जिसके वालिद को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जज के घर काम करने वाली कमूमन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना आज 9वें रोज़ भी ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने में मसरूफ़ है और कहा जा रहा था कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। अभी क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, हम बात करेंगे। ताबिश भट्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश बताइएगा, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं और इस केस में क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल रिजवाना को आज लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 10 रोज़ हो चुके हैं। 24 जुलाई को यहाँ पर लाया गया था और आज 10वें रोज़ भी आईसीयू में जनरल हॉस्पिटल के उनका इलाज जारी है। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था कि वो तमाम जो मामलात हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनकी तशखीस करके उनका इलाज बेहतर बनाया जा सके। रिजवाना को मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक है, जिसमें नमूनिया है और इसके साथ सेप्सिस की एक बीमारी है जो इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से खून में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा मल्टीपल उसको जो है हेड इंजरी भी है, इसके साथ जो हाथ है उसकी हड्डी भी टूटी हुई है।
तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें की जा रही हैं, महंगे एंटीबायोटिक जो है वो लगाए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कभी जो है हालत बेहतर होती है और कभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में फैसला होगा कि आया कि रिजवाना को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना है कि नहीं मुंतकिल करना, क्योंकि रिजवाना ने गुज़िश्ता रोज़ जो है थोड़ा सा अंडा ज़रूर खाया था, खून की नाली की भी कभी उतारी जाती है और कभी दोबारा। सारिश, ये देखें कि जितने दिन आईसीयू मौजूद रही है इतने दिन मुलजिमा हवालात तक में नहीं रह पाई और जमानत लेकर के अपने घर रवाना हो गए और उसमें भी तौसी होती चली जा रही है। बिल्कुल, सौम्य नाम बताया जा रहा है। खैर देखते हैं इस केस में क्या होता है। सबकी नजरें इस केस पे, वज़ीर आज़म नोटिस ले चुके हैं, तो इंशाअल्लाह जो मुजरिमान है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। ये तो हमने सुना ही है कि मईशत का पहिया अब चल पड़ा है, लेकिन रऊफ भाई ये जो गंदुम आई और हमने सोचा कि बाटा सस्ता मिलेगा, ये क्या हुआ? देखिए, गंदुम की जब जिसने भी खबर चलाई ये तमाम टीवी से चल रही थी, गलत खबर थी, लेकिन यहाँ भी तो इदारे देखें ना, जितने टीवी चैनल है, नेशनल मीडिया है, वो भी तो चेक करें ये किस तरह न्यूज़ चल जाती है। 50,000 टन आ रही है, कहाँ है? खबर आती है, खबर दी जाती है, खबर चलाना हमारा काम है हाजी साहब। अब उसकी स्क्रूटनी करने के लिए तो इदारे बैठे हुए हैं कि भाई कैसे आएगी, कब आएगी, इसी की तस्दीक के लिए तो उससे आपसे क्या बात होता कर रहे है, हैं। उससे देखें थोड़ी सी पैनिक फैलती है, लोग जो है ना पैनिक में या खुद खुश भी होना चाहते हैं, लेकिन खुशी तो कोई भी रास्ते में आपके कहने का मतलब ये कि खबर सही नहीं थी और कोई ऐसी गंदुम आई ही नहीं? नहीं, आई नहीं है। आई नहीं है? आई नहीं। तो मतलब ये इस खबर को फ्लोट करने का मकसद क्या था, किसने की, कैसे हुई? ये तो किसी कोई नहीं बता सकता, ना मुझे पता है। बिल्कुल। अच्छा, यानी इसकी कोई तस्दीक ही नहीं है और ना ही किसी ने अब तरदीद करनी है कि गंदुम आई नहीं आई। लेकिन हाजी साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़े, तकरीबन 20 रुपए के करीब बढ़ गए हैं। अब इससे अशिया खुर्दनोश जो है, जाहिर सी बात है कि जब भी पैसे बढ़ते हैं पेट्रोल के तो इनमें इजाफा होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कनेक्टेड है। तो अब आने वाले वक्तों के अंदर आवाम के ऊपर आटा, चीनी, दाल बम भी गिरने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो महंगाई का जो रेशो है जो बताया जा रहा है, अभी स्टेट बैंक के मेरे ख्याल गवर्नर और कोऑर्डिनेटर इनके साथ ही इन लोगों ने अभी बताया कि जुलाई का जो मंथ आएगा उसमें जो आदाद शुमार आएंगे वो 22% के 22 से 22 तक का 22 में 22% होगा। मतलब वो अभी अनाउंस होगा अगस्त में, जुलाई का। अच्छा, तो वो आप समझ लें कि रॉन्ग था, वो फैक्ट एंड फिगर थे ही नहीं। अच्छा, वो भी नहीं थे, नहीं है, उनके पास है ही नहीं ना, दोनों का मैच नहीं हो रहा है। फिर वजीर खजाना साहब ने कहा कि जी 28% जाएगा, फिर दूसरे दिन बम फाड़ दिया गया, 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अब आप समझ रहे हैं कि 20 रुपये अगर किसी चीज़ पे बढ़ जाए तो आपकी जेब से 20 रुपये तो कट गए। आप हर चीज़ में कटते जा रहे हैं ना, चीनी में कट रहे हैं, आटे में कट रहे हैं, तो आप कमाते ही 400-500 रुपये। समझ नहीं आती कि जब 400-500 रुपये रोज़ के कमाते हैं, तो 400-500 रुपये रोज़ कटिंग हो गई, तो आपके पास रह क्या गया अब? जीरो। मुझे बताइएगा कि ये जो प्राइसेस जब बढ़ती हैं, हम ये देखते हैं कि इफेक्ट पड़ता है सारी अशिया खुर्दनोश 400 के करीब, मैंने सुना है कि इससे लिंक्ड है, जिनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब ये कम होती है वो नहीं सस्ती होती है, पेट्रोल बस सस्ता हो जाता है, ये क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, असल में फैक्ट एंड फिगर अलग हैं और हम जो बातें कर रहे हैं कुछ अलग हैं। अगर हम रियलिटी में जाएंगे तो ये जो अभी आएगा ना, अभी हिसाब किताब सारा कि महंगाई कितनी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जी, आप दालें भी ले लें, अब ले लें आप वो भी अपना ये हो गया ऑयल, गंदम, चीनी, आप तमाम चीज़ें ऊपर की तरफ रवाना है और रवानी से जा रही हैं ऊपर। 32% आपको आएगा। 32%? 32% नहीं, 32 आप लिख लें, आप 32% इजाफा होने वाला है। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी हम तो चाह रहे हैं कि ना हो, लेकिन मजबूर हैं और करना पड़ता है, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट है जो कि इसे कंट्रोल कर सकती है, और अगर कंट्रोल कर सकती है तो क्या तरीक़ेकार है इसका? देखिए, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो बात चीज़ों में कर सकती है। सवाल ये होता है कि उनको कंट्रोल करना नहीं है, उसका क्या करें? चीन इनके हाथ में, अगर 80 रुपये की चीज़ आज 160 में रिटेल में बिक रही है तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना चाहती? 2002 से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, 4 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, चारों में से किसी से कंट्रोल नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में भी नहीं हुआ। इमरान खान को आखिरी दिनों में पता चला था कि 142 रुपये चीनी हो गई है, तो मेरे भाई क्या हो गया था, 64 की चीनी थी। ये भी वही हाल है मेरे पेटेड कि उस टाइम एक्सपोर्ट की गई चीनी, इस दफ़ा भी एक्सपोर्ट की गई
उस टाइम 5 लाख टन की गई थी, इस दफा 2.5 लाख टन। अच्छा, मुझे आप बताएं डबल कॉस्टिंग। आटा हम 100 रुपये एक रिजर्व प्राइस हैवी रखा 6 महीने कबल वक्त कि रिजर्व प्राइस ये होगा। आज ये देख लें, अंजाम ये देख लें कि 135-30 रुपये में गंदम मिलती है, 145-50 रुपये आटा, 160 रुपये रिटेल में आटा, 170 रुपये चक्की का आटा। खाएगा क्या बंदा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही ये खबर जो कि सामने आई, जिसके बाद रशिया वाली खबर पे खुशी हुई थी कि आगे चल के आटे की किल्लत का सामना होगा। उस तरीके से फसलें नहीं है, सैलाब आया है, गंदम उस तरीके से उग नहीं सकी, तो लिहाजा हमें आटे की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आप ये बताइएगा ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है? किल्लत होगी, नहीं होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, हो क्या रहा है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। आप सिंध साइड पूरा देख लें, पंजाब में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो हर जगह है, और वो मोनोपोलेट हो चुका है, वो सिस्टम का हिस्सा है। और उसको आप ये भी समझें कि जो 100 रुपये रिजर्व प्राइस होती है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो भी जो उनके करता धरता लोग हैं वो 80 रुपये में गंदम लेते हैं, उनको मार कूट के भी, और गोदामों में रख दी जाती है। देखिए भाई, जब भी कोई चीज होती है ना, उस सिस्टम को रोकने के लिए गोदामों पे छापे मारे जाएं, उनको फरावानी से रवा दवा किया जाए। ज्यादातर तो गोदामी अपने निकल आएंगे, छापे कैसे गोदामी इनके हैं। हाँ, ज्यादातर तो गोदाम अपने दूसरा और आपको बताऊं। अभी ये बात छोड़ दें, आपके जो मैंने आपसे पहले पूछा कि रशिया वाली बात किसने की, क्या मकसद था, वो आप छोड़ दें। अगर इस तरह की खबर फ्लोट होती है, जाहिर है आप मार्केट को समझते हैं, ये किसको फायदा है, इससे मफाद किसका जुड़ा हुआ है कि ऐसी खबर फैले और उससे ये फायदा होगा? देखिए, मफाद तो समझे, आप खुद भी समझ रहे हैं कि मफाद किसी ना किसी का तो लम्हा फिक्रिया ये तो है कि या तो उसने कहा कि गंदम आ गई, यही लिखा हुआ है, आ गई तो समझो रेट कम होंगे, तो यानी पब्लिक को झटका लगा कि यार चलो यार खुशी है, तो वो तो एक दिन की भी नहीं रही ना, तो वो तो आप उसको, मैं बोलता बेमायने खबर है जिसने भी दी, उसको कोई मायने नहीं है। अच्छा। अब आप ये समझें कि जब हम ये सारी बातें करने जा रहे हैं ना, तो इतना ज़रूर सोच लें कि जितने भी लोग, अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 25,000 30,000 सैलरी वाले, पहले तो मैं आपके सामने ही बहुत दफ़ा ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन आप ये समझ लें कि वो खाली पानी रोटी खाते थे, अब एक टाइम पानी पर आ जाएंगे, एक टाइम की रोटी खाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरा मरहला ये देखें कि आप 7 रुपये यूनिट इजाफा कर दिया गया है, ऐसा ही है। अब आप रेसिडेंशियल को आप देख लें, जब आप ये बिल भी देखेंगे, खुद सेरिश भी देखेंगी, मेरा ख्याल झटका आपको भी आना है, आएगा सबको लग आ गया जी, झटके ही लग रहे हैं। आ गया है अभी, आपको भी आएगा जी, आ गया। 6 तारीख की ड्यू डेट है, 7 तारीख ड्यू डेट आ गई है हमारी, तो हमें झटका पड़ चुका है। आप पहले से निकाल, और अब फ्यूल एडजस्टमेंट भी चार्जेस भी लगेंगे, ये पैसे मुझे बताता हूँ, आपको भी बता ही देता हूँ। देखिए, आप रेसिडेंशियल में जाएंगे, 300 यूनिट है, उन्होंने कहा है कि जी 35 रुपये में आपको देंगे, 300 से ऊपर जाएंगे आप 50, तो 45, फिर इससे थोड़ा ऊपर है, तकरीबन 50 के राउंड हम चले जाएंगे। ऐसा ही है। अब जब 50 के राउंड जा रहे हैं, तो आप सोचें पर यूनिट कितना हुआ, और 300 वाला अगर है 35 रुपये में, 300 वाला मुझे बताओ, यहाँ 10 वाट का एक बल्ब लगा दें कोई भी, या एक पंखा चलाएं, चला सकते हैं, 300 यूनिट खाली हो सकते हैं, बढ़ जाएंगे। मुझे तो इस चीज की पूरा महीना भी चलेगा तो बढ़ेंगे। मुझे इस चीज की टेंशन है, आपको पता है कि जितना कि सख्त फैसला भी हुआ है और ये अनाउंसमेंट हुई है कि पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया है, दैट मींस ये मजबूरी थी, ये तो हो गया, लेकिन आगे चल के महंगाई के इससे भी ज्यादा ना हो जाए, ताकि फिर हमें ये कम लगने लगेगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ सैरिश, और हाजी साहब से भी मैं यही जानना चाह रहा था कि हल देखें किसी गवर्नमेंट के पास नहीं आया, ये गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना, ये तो कुछ पॉलिसीज हैं जिसको हमें एक मरतबा फिर देखना होगा कि हम किन गलत पॉलिसीज पे चल रहे हैं, IMF के ऊपर क्यों हम इतना डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें दबाए। मैं ये पूछ रहा हूँ हाजी साहब, मुझे बताएं कि आप अगर ये आपने बात की 25-30 हज़ार कमाने वाली, अगर मैं किसान की बात करूं तो किसान तो इस वक्त समझ लें उस नहज पे आ गया है जिसके ऊपर इंडिया का किसान खड़ा है कि जी खुदकुशियां करने के लिए जो है तैयार है। किसान को मिलता क्या है, आप मुझे बताएं ना। उनके जमींदार आढ़ती जितने भी होते हैं, आगे तो वो ही होते हैं, जमीन उनकी होती है, उनको क्या देते हैं? कुछ नहीं, आप बता दें। कुछ नहीं, यही तो 8 से 10,000 रुपए दिए जाते हैं कि बोले ये गंदम तुझे मिली है, ये पीस के खाओ, बस ये तेरा काम हो गया, निकल भाग। ये हमारे आलम है, गरीब लोगों का तो कोई पुरसान है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल ही हुआ है, 5 बम्पर क्रॉप्स हुई थी हमारे यहाँ, 5 बम्पर क्रॉप्स, कहाँ उसके सम्राट तो नहीं आए। देखिए, क्रॉप हमारे यहाँ ज्यादा हो जाएगी ना, महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सारे जो है ना, मेरे समेत ही चोर हैं,
कि हम लोग कैसे लूटें, इस मुल्क को कैसे लूटें। लेकिन मुल्क को तो हम लूटने को तैयार हो गए हैं, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये 25 करोड़ अवाम जो है उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं आप। क्या उनको हम ऐसा करें कि नेटी जेटी पे उनकी लांछे भरें और आगे जाके उनको पानी में डाल दें? ये हुआ ना। आवाम तो कहीं की नहीं रही, आपको आगे आने वाले वक्त में कब तक लग रहा है कि कुछ या तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो फिर वो पॉलिसी बनाएगी, चीजों को देखेगी, तो हमें आटा भी सस्ता मिलेगा, चीनी भी सस्ती मिलेगी, बिजली भी सस्ती मिलेगी? नहीं होगा, यहीं रुक जाए पैसे, ये हो सकता है? नहीं, बढ़ सकते हैं, हर चीज बढ़ेगी। देखिए आप जिस हिसाब से हमने सारे जो साइनें की हुई है ना IMF के माहिर पे, अभी तो आपने खाली एक बात सुनी कि जी 20 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए। अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। चले आप ये कह रहे हैं कि आपको तो ये नजर नहीं आ रहा। आगा बहिश्ती ने में ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब आप भी क्या यही सोच रहे हैं कि क्या आगे आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तानियों को महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली? बल्कि मैं तो ये चाहूंगा आगा साहब ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें भी कुछ पाकिस्तानियों का हाल आपको लग रहा है सरवाइव कर जाएंगे या फिर डूबते हुए नजर आ रहे हैं? बस स्वरूप ये बात तो गुज़श्ता आपके हर प्रोग्राम में ये गुजारिश करते आ रहा हूँ कि एक अच्छा सितारा शायद ये हुकूमत जा रही है, इस वजह से पाकिस्तान के जायजे में एक अच्छा सितारा दाखिल हो चुका है और जिससे ये मनहूसियत का दौर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि और ये 6 महीने तक एक सितारा दाखिल हो चुका है और यकीनन ये 6 महीने तक मुमकिन है ये या तो ये कोई अवामी सतह पर या तो ये हुकूमत की जवाल की सतह पर या कोई बेहतरी की सतह पर गुंजाइश मौजूद है। अलबत्ता ये बात मैं आपको पिछले 1 साल से ये दोहरा रहा हूँ और आपकी ही चैनल और आपकी ही प्रोग्राम में कि महंगाई किसी सूरत में कम नहीं होगी, बढ़ेगी, डॉलर गिरेंगे। पाकिस्तान के लिए मसाइलिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट ने पैदा कर चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि हम इस मसाइल से आसानी से अगले मैं बिल्कुल आगा साहब रुकिएगा, मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे गुजारिश करूंगी कि आवाज दें ताकि रऊफ भाई भी सुन सकें कि ये क्या बात कर रहे हैं आगा साहब। और आगा साहब आप पिछले 2 से 3 हफ्ते से एक पेशगोई कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के सितारे जिस पोजीशन पर हैं वो अब बेहतरी की तरफ है, चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो क्या अब भी आप इसी मौकिफ पे कायम हैं? जी मैं इसी पे अभी भी कायम हूँ और इस वजह से कायम हूँ क्योंकि मौजूदा शहबाज शरीफ का जो सितारे हैं इंतहाई जवाल और हम कहते हैं ना निचले दर्जे का बिल्कुल निचला उस सितारे पर एक सितारा है, उससे इसका ताल्लुक है, जवाल की कैफियत पर है, पाकिस्तान से इस मनहूसियत को हटता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में अगले देखिए आगा साहब ये तो वक्त ही बताएगा कि जी गुज़िश्ता हुकूमत की मनूसियत चल रही है, इस हुकूमत की चल रही है, किस हुकूमत की चल रही है, ये जो सितारों के ऊपर मनूसियत छाई हुई थी ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर से ये हट गया है। अच्छा हाजी साहब ये बता रहे थे आगा साहब कि जी सितारे पाकिस्तान के हक में आ गए हैं, अच्छाई आने वाली है, आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान के तो हक में बेहतरी आ रही है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, पाकिस्तानियों के हक में कब आएगी? देखिए यही तो मेरा सवाल है ना, ये तो मैंने सारे मामला सुन लिए हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उन गरीबों के लिए क्या कर देंगे। पहला तो मेरा तो एक ही बेसिक है, ये सितारे क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कहेगी, ना तो इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। हम खुद चोर हैं, हम पार्टीज खुद चोर हैं, ताजिर खुद चोर हैं, जो क्रॉप हैं वो हम अपने खुद दबा के बैठ जाते हैं, तो हम खुद ही तो पब्लिक को मार रहे हैं और कौन मार रहा है। करे मुझे कभी हुकूमत मिली ना तो मैं तो उसमें सबसे पहले तो ना बुनियादी तौर पर रूट से एक मास्टर प्लान बनाऊंगी कि उस प्लान के तहत चला जाए और ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ना खासतौर पे मुआशी लिहाज से ये फिक्स टाइमिंग के लिए होनी चाहिए, अगले 10 साल या 15 साल कोई ना छेड़े, यही चलेगी और इसी के थ्रू काम होगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट को चलाना, स्टेबल गवर्नमेंट चल जाए और अगर अमल दरामद शुरू हो जाए कि ये जो चोर डाकू आटो पे कब्जा, ये जो चोर डाकू चीनी पे कब्जा, ये जो मामला जिनको चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं करता, इनको तो मेरा ख्याल है लाइन में लगाया जाए कि जी बोला ये फैसले करने, वरना इनको करो फारिग, फारिग के अलावा उनको सजाएं भी दी जाए। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट ले ले, अपने खजाने में ले ले इनके गोदाम और जो है इन्हें खत्म हटाए, कर लिया जाए, को दिया जाए कि जी जो प्ली बार्गेन का कानून है उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता?
आपको चीनी भी मिल सकती है सस्ती, आपको गंदम भी मिलेगी, आपको दूसरे आइटम भी मिलेंगे। अब चंद लोगों के लिए अब आप थोड़ा सा सुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि MNA MP इनकी भी शुगर मिले हैं। आप फ्लोर मिल देख लें तो उनकी भी हैं, बिल्कुल है। तो मेरे भाई हम कहाँ से फिर हैं? हम तो वही सियासत में लगे हुए हैं और नोट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और उनके पीछे भी तो लोग हैं ना, चंद अफराद होते हैं, चंद अफराद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे खैर आप बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने की है। मुझे तो हुकूमत नहीं मिल सकती, लेकिन जो हुकूमत में एक दिन के वज़ीर-ए-आज़म आप बन सकती हैं उनका इंटरव्यू करके। मेरे भाई 1 घंटे का बना दो ना भाई। मैं अगर अमल दरामद ना करा दूं ना, उसी दिन सजाए मौत दे दे। बस ये ओपन चैलेंज हो गया हाजी साहब की जानिब से कि 1 घंटे के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दे, फिर देखिएगा। फिर अगर ना करा सकूं तो मुझे सजाए मौत दे दीजिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हाजी साहब ने सारिश दे दिया है। चलिए जनाब, इसी चैलेंज के साथ हमें नेक अपनी तमन्नाओं के साथ दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। हाजी साहब का शुक्रिया, आगा साहब का भी शुक्रिया, तो आपका भी शुक्रिया, फहीम भाई आपका भी शुक्रिया कि आप लोग हमें बुला लेते हैं। आपकी रहनुमाई के बगैर तो प्रोग्राम मुकम्मल हो नहीं सकता। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और इस प्रोग्राम को भी कामयाब करे। थैंक यू जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।